Welcome back. In this particular video, we are going to discuss chapter number 3, that is plotting with pyplot of unit number 1, that is data handling and data visualization. इसके प्रीवियस सेशन में ऑलरेडी हमने इस यूनिट के सारे ही कॉन्सेप्ट्स को लर्न कर लिया है। यदि आप उन वीडियोस को देखना चाहते हैं तो ऊपर आई बटन पे मैंने इसकी प्लेलिस्ट का लिंक आपके साथ शेयर कर दिया है। आज के इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी व्हाट इज दिस डेटा विजुअलाइजेशन, और डेटा को विजुअलाइज करने के लिए जिन चार्ट्स का हम इस्तेमाल करते हैं वो चार्ट का पर्पस क्या होता है उसे समझेंगे, और चार्ट में इस्तेमाल होने वाले सारे कंपोनेंट्स, दैट मीन्स आई एम टॉकिंग अबाउट एनाटॉमी ऑफ चार्ट को हम डिस्कस करेंगे। एनाटॉमी ऑफ चार्ट की यदि हम बात करें या इसके कंपोनेंट्स की हम बात करें तो चार्ट टाइटल क्या होता है, लीजेंड क्या होता है, लेबल्स क्या होते हैं, टिक्स क्या होता है, मार्कर्स एंड डेटा सीरीज, इन सारी चीजों को हम देखेंगे। एंड उसके बाद में हम बात करेंगे कि पाइथन में जब हम चार्ट क्रिएट करने जाते हैं तो उसके लिए हम मैटप्लॉटलिब लाइब्रेरी का इस्तेमाल करते हैं, जिसके अंदर अवेलेबल इंटरफेस पाइप्लॉट का हम इस्तेमाल करते हैं। सो इसे हम कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं, किस तरीके से इंपोर्ट करते हैं, वो हम समझेंगे। ऑब्वियसली उसके बाद में डिफरेंट टाइप्स ऑफ चार्ट को सबसे पहले हम समझेंगे कि जितने भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ चार्ट्स हैं उनका पर्पस क्या है, उन्हें बनाने के लिए हम किस तरीके के फंक्शंस का इस्तेमाल करते हैं। इस सेशन में जिन चार्ट्स को हम डिस्कस करेंगे अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस, दैट इज लाइन चार्ट, बार चार्ट, पाई चार्ट, स्कैटर चार्ट, एंड ऑब्वियसली उसके बाद में हम डिस्कस करेंगे अलग से हिस्टोग्राम के बारे में, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन के बारे में, देन बॉक्स प्लॉट के बारे में। आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं कि हम सबसे पहले इन सारे ही चार्ट्स और इसके टाइप्स को डिटेल में समझेंगे, उनका पर्पस क्या है, उसका कॉन्सेप्ट क्या होता है, डिफरेंट चार्ट्स के बीच में क्या डिफरेंसेस होते हैं। एंड वंस वी आर क्लियर विद ऑल दीज कॉन्सेप्ट्स, उसके बाद में हम पाइथन में इन्हें किस तरीके से क्रिएट करते हैं, इनकी कोडिंग क्या होती है, वो हम देखेंगे। इट मीन्स हम बात कर रहे हैं क्रिएटिंग चार्ट्स की, और इसमें हम सबसे पहले देखेंगे लाइन चार्ट कैसे क्रिएट करते हैं, बार चार्ट, पाई चार्ट कैसे क्रिएट करते हैं। देन विल डिस्कस अबाउट द कस्टमाइजेशन ऑफ चार्ट, जिसमें कि हम ये जितने भी कंपोनेंट्स जो हम इस्तेमाल करते हैं हमारे चार्ट में, या जो चार्ट के कंपोनेंट्स होते हैं, उन्हें हम किस तरीके से अपनी जरूरत के हिसाब से चेंज कर सकते हैं सारे ही डिफरेंट टाइप्स ऑफ चार्ट्स में। बेसिकली हम इसमें बात करेंगे लेबल्स की, टाइटल्स की, मार्कर्स की, कलर, लाइन स्टाइल, विड्थ, लीजेंड एंड टेक्स्ट की। उसके बाद में हम डिस्कस करेंगे अलग से स्कैटर चार्ट की, किस तरीके से हम क्रिएट करते हैं, किस तरीके से उसे भी हम कस्टमाइज करते हैं। देन विल डिस्कस अबाउट द हिस्टोग्राम, हिस्टोग्राम क्या होता है, हिस्टोग्राम हम किस तरीके से क्रिएट करते हैं। ऑब्वियसली यहाँ पर एक चीज मैं लिखना भूल गया, दैट इज फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, इसे भी हम देखेंगे किस तरीके से हम क्रिएट कर सकते हैं, ऑल्दो इट्स सिमिलर टू यू कैन से द हिस्टोग्राम। एंड उसके बाद में हम डिस्कस करेंगे बॉक्स प्लॉट के बारे में। इसके बाद में हम प्लॉटिंग इन पैंडाज, विच इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, इन द सेंस यदि आप पैंडा लाइब्रेरी का इस्तेमाल करते हुए प्लॉटिंग करना चाहते हैं, इन सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ चार्ट्स को किस तरीके से हम बेसिस ऑन अवेलेबल डेटा फ्रेम क्रिएट कर सकते हैं, उसे हम समझने की कोशिश करेंगे। सो ओवरऑल दीज आर द टॉपिक्स विच वी आर गोइंग टू डिस्कस इन वन शॉर्ट वीडियो, और ऑब्वियसली एंड पे हम डिस्कस करेंगे कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को, देन क्वेश्चन एंड आंसर्स, एंड ऑब्वियसली कुछ प्रोग्रामिंग एक्सरसाइजेस को। नमस्ते स्टूडेंट, दिस इज संजय एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टेक टिप नाउ। चलिए सीखते हैं और सीखने के साथ साथ समझते भी हैं, बट बिफोर दैट आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट टू दैट प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल इफ यू आर विजिटिंग फॉर द फर्स्ट टाइम, या आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। एंड इफ यू रियली लाइक दिस वीडियो और यू फाइंड इट यूजफुल फॉर यू, देन प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर एज वेल। So let's start this session now. So as you can see in your screen, first of all, what is this data visualization? It is very important to understand. So जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, मैंने इसे डिफाइन करने की कोशिश की है, that is pictorial representation of data using various visual elements like chart, graphs, maps, etc. Well, सीधी सी बात यह है, विजुअलाइजेशन का मतलब ये रहता है कि जो हमारे पास अवेलेबल डेटा होते हैं उनको पिक्चर के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना। Now the question is that why this pictorial representation? Well, the reason is quite easy that हम किसी भी अवेलेबल डेटा को जब एनालाइज करने की बात करते हैं तो एनालिसिस हम दो तरीके से कर सकते हैं, या तो आप उसमें डिफरेंट फॉर्मूलाज एंड फंक्शंस का इस्तेमाल कीजिए, और या फिर आप उसी डेटा को चार्ट्स के फॉर्म में प्रेजेंट कर दीजिए। इन दोनों ही तरीके से हम डेटा को एनालाइज कर सकते हैं। बट यहाँ पे डिफरेंस ये होता है कि यदि आप फॉर्मूला एंड फंक्शंस को यूज करते हुए किसी डेटा की एनालिसिस करते हैं, डेटा की एनालिसिस का मतलब ये है जहाँ पे हम डेटा को कंपेयर करते हैं, डेटा में क्या पर्टिकुलर पैटर्न है उसे समझने की हम कोशिश करते हैं। तो जैसा मैंने कहा कि यदि आप फॉर्मूला एंड फंक्शंस को यूज करें तो इट बिकम्स वेरी टीडियस, ये थोड़ा सा टीडियस जॉब हो जाता है, और थोड़ा सा टाइम इसमें ज्यादा लगता है, और आपकी एफर्ट्स भी इसमें ज्यादा होती हैं। But in comparison of using functions for analyzing data,
यदि हम सेम वर्क चार्ट्स की हेल्प से करते हैं, सो इट बिकम्स वेरी इजी फॉर अस टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द डेटा पैटर्न, और डेटा को हम कंपेयर इजीली कर सकते हैं। सो ये एक क्विक एंड इजी प्रोसेस होता है हमारा डेटा को एनालाइज करने का। सो द पर्पस ऑफ डेटा विजुअलाइजेशन इज ऑल अबाउट saving your effort, saving your time, and make your process easier to analyze a particular data, or you can say the data sets। चलिए इसे हम एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। लेट सपोज मैंने यहाँ पर एक टेबल क्रिएट किया है जिसमें मैंने डिफरेंट सिटीज में कंज्यूम होने वाले फ्रूट्स का वैल्यू को मैनेज किया है। एंड नाउ सपोज दैट मुझे ये फाइंड आउट करना है कि ओवरऑल सारी सिटीज में सबसे ज्यादा कंज्यूम होने वाला फ्रूट कौन सा है। सो एक बेसिक तरीका जैसे मैंने अभी आपके साथ डिस्कस किया वो ये हो सकता है कि मैं ये जितने भी रिकॉर्ड्स हैं यहाँ पर एक मैक्स नाम का फंक्शन अप्लाई करूं, उसमें मैं ये जो वैल्यूज की रेंज है इसे मेंशन करूं और इसका जो रिजल्ट मेरे पास है उसे मैं एज एन आंसर ले लूं। यहाँ पर ये प्रोसेस हमारे लिए थोड़ा इजी हो सकता है क्योंकि हमारे पास नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स काफी कम है। सिमिलरली एक दूसरा एग्जांपल ये है कि किसी एक पर्टिकुलर सिटी में यदि मुझे ये फाइंड आउट करना है सबसे कम कंज्यूम होने वाला फ्रूट कौन सा है, ऑब्वियसली वहां पर भी मैं मिनिमम फंक्शन का इस्तेमाल करूंगा, रेंज मेंशन करूंगा, फिल्टर क्राइटेरिया लगाऊंगा और उसकी बेसिस पे रिजल्ट को फाइंड आउट करने की कोशिश करता हूं। तो यदि आप इन फंक्शंस या फॉर्मूलाज का इस्तेमाल करते हुए डेटा को एनालाइज करने की कोशिश करते हैं, कंपेयर करने की कोशिश करते हैं, तो इसमें हमारा टाइम थोड़ा ज्यादा लग जाता है, प्रोसेस हमारा थोड़ा लेंदी हो जाता है और हमारा एफर्ट भी इसमें ज्यादा होता है। बट इंस्टेड ऑफ दैट यदि इसी टेबल को मैं एक ग्राफ के रूप में प्रेजेंट कर दूं, एज यू कैन सी राइट नाउ इन योर स्क्रीन, हमारे लिए डेटा को एनालाइज करना काफी आसान हो जाता है। बिकॉज अगर सेम क्वेश्चन अभी यदि हम फिर से देखें कि सबसे लार्जेस्ट सेलिंग किस पर्टिकुलर फ्रूट की है अराउंड ऑल दी सिटीज, सो यू विल सी कि जो सबसे लॉन्गेस्ट बार है ये हमारा रिप्रेजेंट कर रहा है सबसे ज्यादा सेलिंग को। तो हम इमीडिएटली ट्रेस कर सकते हैं विदाउट पुटिंग एनी एफर्ट्स और यू कैन से एनी कैलकुलेशन, और हमारा टाइम भी इसमें काफी कम लगता है। सिमिलरली किसी एक पर्टिकुलर सिटी में सबसे स्मॉलेस्ट कंजम्पशन किस पर्टिकुलर फ्रूट का हुआ यदि हमें ये देखना है तो आप इमीडिएटली यहाँ पर देख के आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये जो ब्लू बार है विच इज रिप्रेजेंटिंग एप्पल, ये हमारा चेन्नई में सबसे कम कंज्यूम होने वाला फ्रूट है। इसी तरीके से एक और एग्जांपल लें, यहाँ पर मैंने पाई चार्ट यूज किया है। बेसिकली अब अगर सपोज आपको ये पता करना हो कि एक पर्टिकुलर सिटी में जितने भी फ्रूट्स हमारे कंज्यूम हुए उनका परसेंटेज वाइज कंट्रीब्यूशन कितना है, तो जाहिर सी बात है यदि आप इस चार्ट को देखें तो तुरंत आपको समझ में आ रहा है कि सबसे ज्यादा पर्पल इट मींस ऑरेंज का कंट्रीब्यूशन ज्यादा हुआ है। पर्टिकुलर सिटी मींस दिल्ली में, दैट इज 42%। और यही वर्क यदि सपोज आपके पास ये चार्ट नहीं होता तो आप फिर से यहाँ पे कैलकुलेट करते, परसेंटेज फाइंड आउट करते, तो ऐसे में फिर हमारा टाइम ज्यादा कंज्यूम हो जाता। So overall this is how we can understand what is the purpose of this data visualization. So this is how we can understand what is the purpose of this data visualization. So it's all about data analysis, जिसकी बेसिस पे हम किसी भी बिजनेस के या बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की जो प्रॉब्लम्स होती हैं उसे हम ट्रेस कर पाते हैं और उन प्रॉब्लम को ट्रेस करने के बाद में हम डिसीजन लेके उस बिजनेस की ग्रोथ के या बिजनेस की प्रॉफिट के लिए हम डिसीजंस ले सकते हैं। सो दिस इज अबाउट डेटा विजुअलाइजेशन। तो यदि इसे समरी फॉर्म में एक्सप्लेन करने की बात की जाए, इट हेल्प्स टू अंडरस्टैंड बिजनेस प्रॉब्लम इजिली एंड क्विकली बाय डेटा कंपैरिजन, डेटा पैटर्न, डेटा आउटलियर, डेटा रिलेशंस एंड अकॉर्डिंगली मेक डिसीजंस फॉर बिजनेस ग्रोथ एंड बेनिफिट्स। तो ओवरऑल डेटा विजुअलाइजेशन का काम होता है डेटा को एनालाइज करना, और डेटा एनालिसिस में ज्यादातर हम बात करते हैं डेटा कंपैरिजन की, डेटा पैटर्न को फाइंड आउट करने की, डेटा आउटलियर इन द सेंस उसमें डिफरेंसेस क्या है या डेटा के रिलेशंस क्या है या डेटा का ट्रेंड क्या है उसे समझना। नाउ द क्वेश्चन इज दैट एज आई सेड इन द बिगनिंग, डेटा को विजुअलाइज करने के लिए जो डिफरेंट टूल्स हम इस्तेमाल करते हैं दैट कैन बी आइदर चार्ट, यू कैन से योर ग्राफ्स और यू कैन से मैप्स। सो हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो है चार्ट। तो सबसे पहले हम समझते हैं व्हाट इज दिस चार्ट और इसके कंपोनेंट्स क्या होते हैं। इट इज अ विजुअल टूल यूज्ड टू रिप्रेजेंट डेटा इन वेरियस ग्राफिकल मैनर टू एनालाइज डेटा टू ड्राइव बिजनेस डिसीजंस। इन द सेंस चार्ट जो होता है, हमारे पास जो भी अवेलेबल डेटा होते हैं उन्हें हम डिफरेंट ग्राफिकल मैनर इन द सेंस या तो आप कॉलम के रूप में या यूं कहें कि आप लाइन के रूप में या सर्कुलर शेप में, जैसा हम पाई चार्ट की बात करते हैं, अलग अलग तरीके से अपने डेटा को ग्राफ्स में रिप्रेजेंट करते हैं, पिक्टोरियल फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, जिसकी बेसिस पे हम एनालाइज कर पाते हैं डेटा के बीच के रिलेशंस को, उन्हें कंपेयर कर पाते हैं
और जो हमें हेल्प करता है हमारे बिजनेस या हमारे ऑर्गेनाइजेशंस की ग्रोथ के या बेनिफिट्स को बढ़ाने के लिए किस तरीके से हम डिसीजंस ले सकते हैं। सो नाउ एज यू कैन सी इन योर स्क्रीन, यहाँ पर मैंने कुछ एग्जांपल्स लिए हैं हमारे चार्ट के। लाइक ये हमारा डेटा है जिसे हमने विजुअल फॉर्म में प्रेजेंट कर दिया है। लाइक दिस इज योर कॉलम चार्ट, दिस इज योर लाइन चार्ट। नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ चार्ट। सो एज यू कैन सी हमने यहाँ पर एक सैंपल चार्ट लिया है। ये बेसिकली एक लाइन चार्ट है। अब यदि इसके सारे कंपोनेंट्स को हम ऑब्जर्व करने की कोशिश करें, सबसे पहले यदि हम देखें दिस फ्रूट सेल्स चार्ट को, ये एक बेसिकली हेडिंग है जिसे हम जानते हैं चार्ट टाइटल के नाम से। सो हमारा फर्स्ट एलिमेंट वी कैन से इज आवर चार्ट टाइटल। इसके बाद में यदि आप नोटिस करें इस सेक्शन को जहां पर कि ये जितनी भी सीरीज बनी हुई है उन सीरीज को कलर वाइज आइडेंटिफाई करने का काम ये बॉक्स कर रहा है। इट इज एक्चुअली नोन एज व्हाट योर लीजेंड, इसे हम लीजेंड के नाम से जानते हैं। सिमिलरली इसके बाद में जाहिर सी बात है, हमें पता है कि जब भी हम कोई चार्ट रेडी करते हैं तो हमारे पास दो एक्सिस होता है। एक होता है एक्स एक्सिस, दूसरा हमारा वाई एक्सिस। इस एक्स एक्सिस को हम यहाँ पर कैटेगरी एक्सिस के नाम से भी जानते हैं, और यदि हम वाई एक्सिस की बात करें तो इसे हम जानते हैं वैल्यू एक्सिस के नाम से। सो यू कैन से जब भी हम कैटेगरी की बात करेंगे या कैटेगरी एक्सिस की बात करेंगे, मतलब हम एक्स एक्सिस में उन सारी वैल्यूज को लेते हैं। इसके बाद में यदि आप देखें इस सिटीज को, दैट इज अगेन द कैटेगरी एक्सिस टाइटल, तो पहले तो हम इसे जानते हैं कैटेगरी एक्सिस टाइटल के नाम से, और दूसरा हम इसे एक्स लेबल भी बोल सकते हैं। एंड सिमिलरली व्हेन यू सी दिस सेल ऑप्शन, दिस इज एक्चुअली नोन एज व्हाट योर वाई लेबल यदि हम पाइथन की बात करें, और इन जनरल हम इसे बोलते हैं वैल्यू एक्सिस टाइटल। सो आप इसे कंसीडर कर सकते हैं एक्स लेबल के रूप में, और इसे आप कंसीडर कर सकते हैं वाई लेबल के रूप में। इसके बाद में हम आते हैं अपने मेन टॉपिक पे, दैट इज ये जो पॉइंट्स हैं, जब आप कोई चार्ट रेडी करते हैं तो वैल्यूज के अकॉर्डिंग जिन पॉइंट्स को आप यहाँ पे मार्क करते हैं, दे आर बेसिकली नोन एज व्हाट योर मार्कर। इसे हम मार्कर के नाम से जानते हैं अपने पाइथन में, और इन जनरल जब भी हम चार्ट की बात करते हैं तो इसे हम कहते हैं डेटा पॉइंट। तो यदि हम डेटा पॉइंट वर्ड इस्तेमाल करें या मार्कर इस्तेमाल करें, दोनों एक ही ऑब्जेक्ट को पॉइंट करता है। सो दीज आर दी मार्कर्स यू कैन से, जो पॉइंट्स हम ट्रेस करते हैं हमारे चार्ट में। और जब आप इन डेटा पॉइंट्स को आपस में कनेक्ट कर देते हैं, जैसे यहाँ पर ये रेड लाइन को आपने आपस में एक दूसरे के साथ में, इन डेटा पॉइंट्स को जब आप एक दूसरे के साथ में कनेक्ट कर देते हैं तो इट बिकम्स व्हाट योर डेटा सीरीज। सो डेटा सीरीज का मतलब ये होता है विच इज बेसिकली कलेक्शन ऑफ सिमिलर डेटा पॉइंट, चाहे आप उसे लाइन के थ्रू कनेक्ट कीजिए या किसी और मीडियम के थ्रू कनेक्ट कीजिए। जब हम कॉलम चार्ट रेडी करते हैं तो वहां पर हम जो एक साथ ग्रुप ऑफ कॉलम होते हैं एक पर्टिकुलर कैटेगरी के लिए, उसे ही हम डेटा सीरीज के नाम से जानते हैं। तो ये तो बात हुई हमारे डेटा सीरीज की। एंड सिमिलरली जब आप कैटेगरी एक्सिस को ऑब्जर्व करें या वैल्यू एक्सिस वाई एक्सिस को ऑब्जर्व करें, तो यहाँ पर ये जो टिक मार्क्स होते हैं जो हम वैल्यूज स्पेसिफाई करने के लिए प्रयोग करते हैं, इन्हें हम जानते हैं टिक्स के नाम से। इसे हम एक्स टिक्स बोलते हैं, और जब आप वाई एक्सिस में इन टिक मार्क को कंसीडर करते हैं, सो दे आर बेसिकली नोन एज व्हाट योर वाई टिक्स। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स होते हैं हमारे चार्ट के, जिनका इस्तेमाल या जिन्हें आप अपनी जरूरत के हिसाब से अपने चार्ट बनाने के समय चेंज कर सकते हैं। ऑब्वियसली हम इसे अभी आगे चल के देखेंगे किस तरीके से हम चार्ट रेडी करते हैं, किस तरह से इन सारे पॉइंट्स को अपने जरूरत के हिसाब से चेंज करते हुए हम अपने चार्ट को कस्टमाइज भी कर सकते हैं। सो ये तो बात हुई हमारे कंपोनेंट्स ऑफ चार्ट्स की। इसके बाद में हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ चार्ट जो कि अवेलेबल भी होते हैं, जिनका प्रयोग हम कहीं पर किसी भी एप्लीकेशन में कर सकते हैं। और जब हम पाइथन की बात करें या स्पेशली अगर हम अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग बात करें, सो जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ चार्ट्स हम डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट इज बेसिकली लाइन चार्ट, देन बार चार्ट, देन पाई चार्ट, स्कैटर चार्ट, हिस्टोग्राम, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन एंड बॉक्स प्लॉट। आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले मैं इन सारे ही चार्ट्स को थियोरेटिकली उसके कॉन्सेप्ट के साथ आपको पहले एक्सप्लेन करूंगा, उनका पर्पस क्या है, किस तरीके से कौन सा मेथड इस्तेमाल किया जाता है, और इन सारे चार्ट्स को एक बार हम अंडरस्टैंड करने के बाद में फिर इसे हम पाइथन शेल पे प्रैक्टिकली एग्जीक्यूट करेंगे, उसे कस्टमाइज करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं लाइन चार्ट की। सो नाउ एज यू कैन सी इन योर स्क्रीन, दिस इज आवर लाइन चार्ट। और लाइन चार्ट में जो डेटा सीरीज हैं आप देख पा रहे हैं कि उन्हें हमने लाइंस के फॉर्म में यहाँ पे डिपिक्ट किया है या डिस्प्ले किया है हमारे चार्ट में। डेटा सीरीज जो कि ऑब्वियसली हम जानते हैं डेटा पॉइंट से मिलकर बनता है।
नाउ लाइन चार्ट का मेनली जो यूज होता है या बेसिकली इसका प्रयोग जो होता है वो एनालाइज करने के लिए डेटा पैटर्न को हम दूसरे तरीके से ये भी कह सकते हैं कि इट इज यूज टू व्यू द चेंजेस ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। इन द सेंस टाइम टू टाइम हमारे डेटा के पैटर्न में क्या चेंज हो रहा है। जैसे अगर आप इस लाइन चार्ट को ऑब्जर्व करें, हालांकि ये बहुत ज्यादा सही नहीं है, बट इस लाइन को देख के एटलीस्ट हमें ये समझ में आ रहा है कि एक पर्टिकुलर टाइम तक इसकी प्रोग्रेस काफी बढ़िया थी या पर्टिकुलर सिटी के अकॉर्डिंग, और उसके बाद अचानक इसकी प्रोग्रेस कम हो गई। सिमिलरली यदि आप ग्रीन को देखें विच इज बेसिकली फॉर बनाना, इसका भी जिगजैग फॉर्म है जहां पर ये अप एंड डाउन इसमें कंटिन्यू हो रहा है, मतलब एक पैटर्न हमें समझ में आ रहा है कि कांस्टेंट पैटर्न हमारे पास नहीं है। सो इस तरह से टाइम टू टाइम हमारे डेटा में क्या चेंजेस आ रहे हैं उसको बेसिकली ऑब्जर्व करने के लिए, एनालाइज करने के लिए हम लोग लाइन चार्ट का इस्तेमाल करते हैं। और आप देख सकते हैं हमने इस लाइन चार्ट में एक से ज्यादा डेटा सीरीज को एक साथ डिस्प्ले किया है। इट मीन्स वी कैन से दैट अ लाइन चार्ट कैन हैव मल्टीपल डेटा सीरीज। यदि हमें पाइथन में लाइन चार्ट रेडी करना है तो इसके लिए हम प्लॉट मेथड का इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह से हमारे पास नेक्स्ट टाइप ऑफ चार्ट होता है दैट इज नोन एज व्हाट योर कॉलम चार्ट और यू कैन से द बार चार्ट। एज यू कैन सी इन योर स्क्रीन, हम अपने कॉलम चार्ट या बार चार्ट में जितने भी डेटा पॉइंट्स होते हैं उनको एज ए बार या एज ए कॉलम रिप्रेजेंट करते हैं और इनका एक साथ जो पूरा ग्रुप रेडी होता है दैट बिकम्स व्हाट आवर डेटा सीरीज। नाउ कॉलम चार्ट का इस्तेमाल मुख्यतः हम डेटा को कंपेयर करने के लिए करते हैं, कौन सी वैल्यू सबसे ज्यादा है, कौन सी वैल्यू सबसे कम है, आपस में डेटा का कंपैरिजन करना, ये बेसिक पर्पस होता है हमारे बार चार्ट का। और जैसा हमने देखा लाइन चार्ट में एक से ज्यादा डेटा सीरीज को हम इस्तेमाल कर सकते हैं, उसी तरह से बार चार्ट में भी हम एक से ज्यादा डेटा सीरीज का प्रयोग कर सकते हैं। यहाँ पर एक खास बात बार चार्ट की ये होती है कि इसमें जैसे फिलहाल हमने यहाँ पर ये बार चार्ट वर्टिकली लिया हुआ है, आप चाहें तो हॉरिजॉन्टल बार चार्ट का भी निर्माण कर सकते हैं। और इन दोनों कार्यों को करने के लिए वर्टिकल बार चार्ट रेडी करना है तो बार फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं और हॉरिजॉन्टल बार चार्ट रेडी करने के लिए हम बार h फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं। सो दिस इज हाउ वी कैन अंडरस्टैंड व्हाट इज द पर्पस ऑफ दिस बार चार्ट। अब हम बात करते हैं पाई चार्ट की। सो जैसा आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, दिस इज आवर पाई चार्ट जो कि एक ओवल के शेप में है या आप इसे सर्कुलर शेप में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इन जनरल जो पिज्जा शेप होता है उस शेप का जो हमारा चार्ट होता है दैट इज बेसिकली नोन एज व्हाट पाई चार्ट। पाई चार्ट की खास बात ये होती है कि इसमें एट ए टाइम सिर्फ एक ही डेटा सीरीज को आप डिस्प्ले कर सकते हो। एक्चुअली इसका रीजन ये होता है कि पाई चार्ट का पर्पस होता है कि किसी एक पर्टिकुलर ग्रुप में जितने भी इंडिविजुअल आइटम्स हैं उनका प्रोपोर्शनेट कॉन्ट्रीब्यूशन कितना है उसे दिखाने के लिए या उसे डिस्प्ले करने के लिए हम पाई चार्ट का इस्तेमाल करते हैं। और जब हम बात करते हैं प्रोपोर्शनेट कंट्रीब्यूशन का तो ज्यादातर हम इसे परसेंटेज के फॉर्म में डिस्प्ले करते हैं, एज यू कैन सी हियर। सो पाई चार्ट इज बेस्ट सूटेड चार्ट टू डिस्प्ले न्यूमेरिकल प्रोपोर्शंस। एंड जो डेटा सीरीज होती हैं जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने स्लाइसेस के फॉर्म में यहाँ पे डेटा सीरीज को पॉइंट आउट किया है। हालांकि यहाँ पे सीरीज नहीं होना चाहिए, इसे हमें लिखना चाहिए डेटा पॉइंट, कि जो हमारे डेटा पॉइंट्स होते हैं वो यहाँ पे किसी सर्कल के इंडिविजुअल स्लाइसेस के फॉर्म में हम डिस्प्ले करते हैं। और एट ए टाइम पाई चार्ट में एक ही डेटा सीरीज हो सकती है। और पाई चार्ट यदि आप रेडी करना चाहते हैं पाइथन में तो इसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं पाई मेथड का। एंड इसके बाद में अब हम बात करते हैं हमारे स्कैटर चार्ट की। नाउ द नेक्स्ट इज योर स्कैटर चार्ट। एज यू कैन सी इन योर स्क्रीन, दिस इज माई स्कैटर चार्ट। इट इज बेसिकली यूज टू डिस्प्ले डेटा कोरिलेशन एंड आउटलियर्स। इन द सेंस जो डेटा होते हैं उनका आपस में रिलेशन कैसा है, पॉजिटिव रिलेशन है, नेगेटिव रिलेशन है या किसी भी तरीके का कोई रिलेशन नहीं है, उनके बीच में डिफरेंसेस काफी ज्यादा हैं, इसे ट्रेस करने के लिए, इसे फाइंड आउट करने के लिए हम एक्चुअली इस्तेमाल करते हैं स्कैटर चार्ट का। स्कैटर चार्ट की खास बात यह होती है कि इसमें हम सिर्फ डेटा पॉइंट्स को ही प्लॉट करते हैं या मार्क करते हैं। लेट सपोज यदि आप बनाना सीरीज की बात करें तो हमने सिर्फ बनाने के लिए यहाँ पर उसका मार्क किया हुआ है केवल डेटा पॉइंट्स को। एंड इसमें हम किसी सीरीज को या इन डेटा मार्कर्स को या पॉइंट्स को आपस में कनेक्ट नहीं करते हैं। एंड सिमिलरली स्कैटर चार्ट में भी हम एक से ज्यादा डिफरेंट कैटेगरीज सीरीज की डेटा पॉइंट्स को डिपिक्ट कर सकते हैं, उन्हें हम मार्क कर सकते हैं। और स्कैटर चार्ट को रेडी करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं स्कैटर मेथड का, विच इज अगेन द पार्ट ऑफ पाई प्लॉट इंटरफेस। चलिए मैं इस स्कैटर चार्ट को थोड़ा और डिटेल में आपको समझाने की कोशिश करता हूं। बेसिकली क्या होता है, स्कैटर चार्ट का इस्तेमाल हम तब ज्यादा करते हैं जब दो डेटा आपस में एक दूसरे के साथ रिलेटेड होते हैं। So as I said, scatter chart is basically used to analyze relation between two different datas, or you can say what your variables. So
रिलेशन का मतलब क्या होता है? एक्चुअली इसमें क्या होता है, ये जो स्कैटर चार्ट होता है ये एक्स वाई रिलेशन की बेसिस पे वर्क करता है। एक्स वाई रिलेशन का मतलब ये होता है कि इसमें जो डेटा होते हैं वो एक दूसरे के साथ रिलेटेड होते हैं। लेट सपोज इस टेबल को यदि आप देखें, सपोज दैट मैं क्रिकेट का प्लेयर हूं, तो मैंने कितने नंबर ऑफ आवर्स प्रैक्टिस की, उसकी बेसिस पे मैं कितने नंबर ऑफ सिक्सेस हिट करता हूं, कितने नंबर ऑफ फोर्स हिट करता हूं, उसका डेटा मैंने यहां पे कलेक्ट किया हुआ है। एंड नाउ यू कैन अंडरस्टैंड कि अगर मेरा प्रैक्टिस आवर्स जितना ज्यादा होगा उतने नंबर ऑफ सिक्स मैं ज्यादा हिट करूंगा। सो इसका मतलब प्रैक्टिस आवर्स के ऊपर डिपेंड करता है मेरा नंबर ऑफ सिक्सेस हिट करना। तो ये जो दोनों डेटा हैं ये आपस में एक दूसरे से रिलेटेड हो जाते हैं। अगर इन डेटा को मुझे स्कैटर्ड चार्ट में डिपिक्ट करना है या इन डेटा की बेसिस पे यदि मुझे स्कैटर चार्ट रेडी करना है, तो इसका बेसिक फंडामेंटल ये रहता है कि जो हमारी एक्स एक्सिस होती है उसमें हम इंडिपेंडेंट डेटा को लेते हैं, और जो हमारी वाई एक्सिस होती है उसमें हम कंसीडर करते हैं हमारे डिपेंडेंट डेटा को। इसका मतलब ये हुआ, इस टेबल की बेसिस पे जो हमारा प्रैक्टिस आवर्स है, दिस इज माई इंडिपेंडेंट डेटा, और जो मेरे नंबर ऑफ सिक्सेस हैं ये मेरा डिपेंडेंट डेटा है। इसका मतलब मैं यहां पर बात करूंगा कि जो मेरे प्रैक्टिस आवर्स हैं उसे मैं, यदि इस चार्ट को आप देखें जो मैंने यहां पे बनाया है, यहां पर मैंने प्रैक्टिस आवर्स को लिया है हमारे एक्स एक्सिस में और नंबर ऑफ सिक्सेस को हमने लिया हुआ है हमारे वाई एक्सिस पे। इसकी बेसिस पे हमने यहां पर जो भी, जैसे 1 पे 6 सिक्सेस हिट हुए तो हमने ये मार्क किया, 2 आवर्स पे 9 सिक्सेस हिट हुए, 3 आवर्स पे से फॉर एग्जाम्पल 13 हिट हुए। उसी तरह से बाकी वैल्यूज को भी हमने यहां पर क्या कर दिया है, ट्रेस कर दिया है, मार्क कर दिया है, पॉइंट आउट कर दिया है। सो दिस इज हाउ वी क्रिएट एक्चुअली आवर स्कैटर चार्ट। स्कैटर चार्ट के बारे में जैसे मैंने आपको बताया कि ये डेटा के बीच में रिलेशंस को मेंटेन करता है। रिलेशन का मतलब ये है, जैसे यहां पर अब आप देखिए ये नंबर ऑफ फोर्स को लेते हुए हमने उसको भी यहां पर डिस्प्ले कर दिया है। जो रेड मार्क्स हैं दैट इज फॉर फोर्स, ब्लू मार्क्स जो हैं वो हम नंबर ऑफ सिक्सेस हैं। अगर आप इसे ध्यान से देखें, अगर एक लाइन में यहां पे ड्रॉ करूं तो ये जितने भी डेटा हैं ये बिल्कुल आपस में एक दूसरे के पास हैं। इसका मतलब ये जो रिलेशन है ये एक पॉजिटिव रिलेशन को इंडिकेट करता है। मतलब नंबर ऑफ आवर्स जितना ज्यादा आप करोगे उतना ज्यादा आपके नंबर ऑफ सिक्सेस और 4 मारने की प्रोबेबिलिटी बढ़ती चली जाएगी। सो दिस इज व्हाट योर पॉजिटिव रिलेशन एंड दिस इज हाउ वी कैन अंडरस्टैंड कि किस तरह से स्कैटर चार्ट हमें मदद करता है रिलेशंस बताने में। लेट सपोज यदि आप कोई स्कैटर चार्ट बनाए और वहां पे जो आपके डेटा पॉइंट्स हैं वो दूर दूर बिखरे हुए हों, इसका मतलब वो एक नेगेटिव रिलेशन को इंडिकेट करता है। और कई बार ऐसे चार्ट भी होते हैं स्कैटर चार्ट जिसमें एक कांस्टेंट इस तरीके से हमारे पॉइंट्स होते हैं, उसे हम बोलते हैं एक कांस्टेंट रिलेशन। सो ये तो बात हुई हमारे स्कैटर चार्ट की कि किस तरह से स्कैटर चार्ट का इस्तेमाल किया जाता है और किस तरह से इसे हम विजुअली रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसके बाद में अब हम बात करते हैं हिस्टोग्राम की, विच इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चार्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर टॉपिक। एंड अगर हम इसे डिफाइन करने की बात करें या हिस्टोग्राम क्या होता है इसे समझने की कोशिश करें, सो जैसे मैंने यहाँ पे कुछ पॉइंटर्स बनाए हैं, लाइक it is best suited chart to display frequency distribution. Now the question is that what do you mean by this frequency distribution? थोड़ी देर में इसके बारे में बात करते हैं। It is basically used to track data trends, हमारे डेटा का ट्रेंड कैसा है उसे यदि हमें ट्रैक करना होता है तो उसके लिए हम हिस्टोग्राम यूज करते हैं। एंड बेसिकली अगर हिस्टोग्राम को आप देखें तो ये एक तरह का बार चार्ट ही होता है, उसका ही एक एनहांस वर्जन होता है वी कैन से। एंड इट डिस्प्लेज फ्रीक्वेंसी ऑफ डेटा पॉइंट्स एज बार्स दैट फॉल्स इन ए नॉन ओवरलैपिंग इंटरवल्स कॉल्ड बिन्स। सो इससे पहले कि ये पॉइंट एक्चुअली क्या कहना चाह रहा है इसे हम समझें, सबसे इंपॉर्टेंट हमारे लिए ये है कि हिस्टोग्राम के बारे में जैसे हमने कहा कि इट इज बेसिकली यूज टू डिस्प्ले फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। नाउ द क्वेश्चन इज दैट व्हाट डू यू मीन बाय दिस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन? वेल एज यू कैन सी यहाँ पर हमारे पास दो वर्ड्स हैं, वन इज योर फ्रीक्वेंसी एंड सेकंड इज व्हाट योर डिस्ट्रीब्यूशन। जहां तक बात है डिस्ट्रीब्यूशन की, डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब ये है कि हमारे पास एक डेटा सेट अवेलेबल है, डेटा सेट इन द सेंस जहां पे हमारे पास बहुत सारे डिफरेंट टाइप ऑफ वैल्यूज हैं। एक खास बात ये भी होती है कि यहाँ पर हम एक्चुअली न्यूमेरिकल वैल्यू के बारे में ज्यादा डिस्कस करते हैं। इन द सेंस ये जो हिस्टोग्राम होता है ये मेनली हम अप्लाई करते हैं न्यूमेरिकल डेटा के ऊपर में। हालांकि ये जो न्यूमेरिकल डेटा है इसके आगे एक वर्ड हमें इस्तेमाल करना होगा दैट इज कंटिन्यूअस।
मैं इसे सही तरीके से यहां लिख देता हूं। सो हियर आई हैव रिटन दैट हिस्टोग्राम इज यूज्ड विथ कंटिन्यूअस न्यूमेरिकल डेटा। सो आई वाज सेइंग कि डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब ये होता है कि जब हमारे पास कोई न्यूमेरिकल वैल्यू का डेटा सेट होता है, उस डेटा सेट में कोई एक पर्टिकुलर वैल्यू की रिपीटेशन कितनी बार हुई है, इन द सेंस फ्रीक्वेंसी का मतलब ये है कि हम बात कर रहे हैं रिपीटेशन की। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास यहाँ पे 2, 3, 6, 2, 1, 2 एक डेटा सेट है, और यदि मुझे ये चेक करना है कि यहाँ पे 2 कितनी बार रिपीट हुआ है, देयर वी कैन काउंट इट एज 3। तो ये तो एक बात हुई फ्रीक्वेंसी की, कि रिपीटेशन यदि हम देखें 2 की, दैट इज योर फ्रीक्वेंसी। डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब यहाँ पे जब मैंने बात की कि डेटा सेट की, तो ये एक रेंज की बात करता है। से फॉर एग्जाम्पल 0 से 5 के बीच में कितना हमारा फ्रीक्वेंसी है सारे नंबर्स का, 5 से 10 के बीच, इट शुड बी एक्चुअली 6 to 10, 6 to 10 के बीच में हमारा फ्रीक्वेंसी कितना है सारे नंबर्स का, लाइक 6, 7, 8, 9, 10 का। तो ये डेटा सेट हुए और उसकी ये फ्रीक्वेंसी हुई, उसे डिस्प्ले करना, उसको डेपिक्ट करना, दैट इज व्हाट द पर्पस ऑफ योर हिस्टोग्राम। इसका फायदा हमें होता है कि हमें एक ट्रेंड समझ में आता है, हमारे डेटा का ट्रेंड क्या है। चलिए इसे एग्जाम्पल से हम समझने की कोशिश करते हैं। नाउ यू कैन सी यहाँ पर मैंने से फॉर एग्जाम्पल कुछ वैल्यूज को लिया हुआ है। ये हमारे पास में कलेक्शन है, हमने कुछ ऑब्जर्वेशंस की हैं, उसकी बेसिस पे ये हमारे पास वैल्यूज आई हैं। नाउ अगर इसके फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की बात मैं करूं, सो आप देखेंगे कुछ इस तरह से हमारा ये टेबल रेडी होगा। अब यहां पर बात ये आ रही है कि यहां पर ये सारे वैल्यूज इंडिविजुअल हैं, लेकिन जब आपने इसको डिस्ट्रीब्यूट किया एक पर्टिकुलर रेंज के हिसाब से कि 1 to 5 में 13 वैल्यूज हैं, 6 to 10 में 12 वैल्यूज है, 11 to 15 में 4 वैल्यूज हैं। सो दिस इज व्हाट माय फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। और यहां पर आप देखेंगे कि ये जो वैल्यूज हैं दैट इज शोइंग अस अ पर्टिकुलर इंटरवल, और यू कैन से द रेंज ऑफ वैल्यूज। सो इसे हम जानते हैं बिन के नाम से। इन द सेंस जब आप हिस्टोग्राम रेडी करते हैं तो वहां पर आप एक्चुअली रेंज ऑफ वैल्यू लेते हैं और उसकी बेसिस पे टोटल फ्रीक्वेंसी जो होती है उसे हम y एक्सिस में लेते हैं और उसकी बेसिस पे इस तरीके से हम कॉलम्स या बार्स को रेडी करते हैं। सो जो हमने यहाँ पर ये पॉइंट मेंशन किया है दैट इट डिस्प्ले फ्रीक्वेंसी ऑफ डेटा पॉइंट्स एज बार्स दैट फॉल इन नॉन ओवरलैपिंग इंटरवल्स कॉल्ड बिन्स। यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो इंटरवल होता है या जो रेंज ऑफ वैल्यूज होती है जो अभी मैंने आपको बताई, दे आर बेसिकली नॉन ओवरलैपिंग, और जो फ्रीक्वेंसीज होती हैं उन्हें हम एक्चुअली बार्स के फॉर्म में डिस्प्ले करते हैं। सो दैट्स व्हाई वी कैन से कि हिस्टोग्राम जो होता है वो बेसिकली इज अ टाइप ऑफ बार चार्ट। चलिए हिस्टोग्राम का हम कैसे चार्ट रेडी करते हैं उसे भी समझने की कोशिश करते हैं, और हिस्टोग्राम और बार चार्ट में डिफरेंस को भी समझने की कोशिश करते हैं। लेट्स सपोज यहाँ पर मैं एक टेबल रेडी करता हूं जहां पे कुछ मेरे सेल्स पर्सन हैं, उन्होंने सपोज कोई एक प्रोडक्ट को सेल किया, तो टोटल सेल कितना किया एक महीने में उसका रिकॉर्ड मैं यहाँ पे ले लेता हूं। सो नाउ यू कैन सी ये मेरे पास कुछ डेटा है मेरे सेल्स पर्सन का। नाउ अगर इस अवेलेबल डेटा की बेसिस पे से फॉर एग्जांपल मुझे कॉलम चार्ट रेडी करना हो या बार चार्ट रेडी करना हो, देन इट विल बी लाइक मैं सबसे पहले यहाँ पर 2 एक्सिस रेडी करूंगा। दिस इज माई एक्स एक्सिस विच इज कैटेगरी एक्सिस, एंड दिस इज माई वाई एक्सिस विच इज बेसिकली नोन एज व्हाट योर वैल्यू एक्सिस। हम कैटेगरी एक्सिस में ऑब्वियसली हमारी कैटेगरीज रेडी करेंगे लाइक राम, राजा, हरी, जॉन एंड सो ऑन। एंड सिमिलरली यहाँ पर हम वैल्यूज ले लेंगे लाइक 10, 20, 30, 40 एंड 50। इसके बाद में से फॉर एग्जाम्पल दिस इज माई फर्स्ट कैटेगरी राम, तो इसकी जो वैल्यू है दैट इज माई 30, सो इट इज से फॉर एग्जाम्पल दिस वन। इसके लिए मैं यहाँ पर एक बार रेडी करूंगा। सिमिलरली यदि मैं नेक्स्ट कैटेगरी या नेक्स्ट वैल्यू की बात करूं दैट इज माई राजा, इसकी वैल्यू 36 है, सो दिस विल बी लाइक 36। एंड इसी तरह से नेक्स्ट जो है दैट इज माई हरी, इसके लिए यदि मैं बार रेडी करूं सो दिस विल बी से 40, और इसी तरह से मैं 1-2 बार और रेडी कर लेता हूं। So now here you can see this is for actually John, ये मैं यहाँ पे शॉर्ट में लिख देता हूँ John। So ये मेरा एक्चुअली क्या हुआ, बार चार्ट हुआ। इस बार चार्ट में आप देखेंगे कि हम क्या करते हैं, एक्स एक्सिस में जो वैल्यूज हम लेते हैं दे आर बेसिकली कैटेगरिकल डेटा या कैटेगरीज जो होती हैं वो हम एक्चुअली लेते हैं। लेकिन अगर इसी अवेलेबल डेटा को हमें हिस्टोग्राम में प्रेजेंट करना है, सो इसका तरीका थोड़ा सा दूसरा ये हो जाता है कि यदि मैं यहाँ पर ये जो फ्रीक्वेंसीज हैं या इसे डिस्ट्रीब्यूट करने की कोशिश करूं, से फॉर एग्जांपल इफ आई राइट 30 से 40 के बीच में कितनी फ्रीक्वेंसी है हमारे सेलिंग की,
देन आई राइट 41 से फॉर एग्जांपल 50 में कितनी सेलिंग की रेंज है, कितनी सेलिंग की फ्रीक्वेंसी है, एंड सिमिलरली 51 से 60 में कितनी सेलिंग की फ्रीक्वेंसी है। सो अगर मैं इसे कुछ काउंट करूं तो 1 2 देन 3 देन 4, सो इट इज 4। सिमिलरली 41 से 50 के बीच में अगर हम देखें तो 1 देन 2, एंड सिमिलरली 51 से 60 के बीच में यदि आप देखें सो दिस इज 1 2 एंड 3, इसके अलावा बाकी तो नहीं है, तो हम इसे लिख सकते हैं 3। नाउ इसकी बेसिस पे अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हिस्टोग्राम रेडी करेंगे। सो यहाँ पर मैंने एक्स एक्सिस दैट मीन्स कैटेगरी एक्सिस ली, दिस इज माई वैल्यू एक्सिस, एंड जो यहाँ पर एक्स एक्सिस में हम वैल्यूज लेते हैं वी डिवाइड इट इनटू इंटरवल। सो ये जो इंटरवल है, से फॉर एग्जांपल दिस इज 10, दिस इज 20, दिस इज 30, 40 एंड देन से 50 एंड 60। सो 30 से 40 के बीच में हमारे पास 4 फ्रीक्वेंसी है, तो इस फ्रीक्वेंसी को हम कॉलम के फॉर्म में प्रेजेंट करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ पे इन वैल्यूज को ले लेता हूँ, एंड नाउ एज आई सेड 30 से 40 में हमारे पास 4 हैं, तो ये जो वैल्यूज होंगी, फ्रीक्वेंसीज होंगी, उन्हें मैं कुछ इस तरह से यहाँ पे डिपिक्ट कर देता हूँ। दिस इज 1 2 3 एंड 4। सो 4 को मुझे प्रेजेंट करना है 30 से 40। सो मैं इस 30 से 40 के बीच में पूरा कॉलम रेडी करूंगा। सो दिस विल रिप्रेजेंट द फ्रीक्वेंसी ऑफ बिटवीन 30 टू 40। सिमिलरली 41 से 50 के बीच अगर आप देखें तो दिस इज 2। सो मैं ये रेंज यहाँ पे डिपिक्ट करूंगा, और 51 से 60 में 3 है, सो दिस विल बी लाइक दिस। सो ये मेरा एक हिस्टोग्राम रेडी हो जाएगा। यहाँ पर आप नोटिस करेंगे कि हमने एक्स एक्सिस में ये जो रेंज ली है विच इज कॉल्ड एज व्हाट बिन, और ये जो कॉलम है इट इज शोइंग अस द फ्रीक्वेंसी, और दीज आर द वैल्यूज यू कैन से। सो दिस इज हाउ वी एक्चुअली क्रिएट व्हाट आर हिस्टोग्राम। एंड यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात जो आप कंसीडर कर सकते हैं या डिफरेंस देख सकते हैं बार और हिस्टोग्राम के बीच में, दैट इज कि जो बार्स होते हैं उनके बीच में गैप होता है। हिस्टोग्राम में जितने भी बार्स होते हैं उनमें कभी भी गैप नहीं होता। दूसरा जो बार चार्ट होता है ये बेसिकली कैटेगरिकल डेटा को जो है रिप्रेजेंट करता है, और जो हमारा हिस्टोग्राम होता है यू कैन सी और नोटिस हियर, ये बेसिकली कंटिन्यूअस डेटा के लिए बेस्ट सूटेड होता है या उसको रिप्रेजेंट करता है। एंड सिमिलरली एज आई सेड यू कैन रिप्रेजेंट डिफरेंट कैटेगरीज ओवर हियर, लेकिन हिस्टोग्राम में चूंकि हम कंटिन्यूअस डेटा को प्रेजेंट करते हैं तो यहाँ पे कैटेगरी का तो कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। और यहाँ पर इस कॉलम चार्ट या बार चार्ट में जितने भी बार्स होते हैं ये रीअरेंज किए जा सकते हैं, लेकिन हिस्टोग्राम में बार्स को रीअरेंज कभी भी हम नहीं कर सकते। सो दीज आर सम डिफरेंस जिसे मैंने इस टेबल में आपको समझाने की कोशिश की है। बार चार्ट यूजेस बार टू कंपेयर डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ डेटा, एंड बार जो होते हैं हमारे हिस्टोग्राम में वो बेसिकली फ्रीक्वेंसी ऑफ न्यूमेरिकल डेटा को रिप्रेजेंट करते हैं। बार चार्ट बेसिकली डिस्क्रीट डेटा के लिए होता है या कैटेगरीज के लिए होता है। This is for continuous data. There is gap between bars and there is no gap between bars in histogram, and bar can be rearranged, and here we cannot arrange bars. So ये तो बात हुई what is this histogram and bar chart। और जब भी आप हिस्टोग्राम रेडी करते हैं तो हमने पहली स्लाइड में इसके देखा था कि हिस्ट फंक्शन का यूज हम करते हैं हमारे हिस्टोग्राम को रेडी करने के लिए, विच इज अगेन अवेलेबल इन दिस पाईप्लॉट इंटरफेस ऑफ मैटप्लॉटलिब लाइब्रेरी। इसे हम थोड़ी देर में प्रैक्टिकली एग्जीक्यूट करके भी देखेंगे और इसके सारे डिफरेंट आर्ग्यूमेंट्स को भी अंडरस्टैंड करेंगे। नाउ इट्स टाइम टू डिस्कस अबाउट फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। वेल, अगर आप फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन के बारे में डिस्कस करें तो इट इज एग्जैक्टली सेम टू हिस्टोग्राम, बस सिर्फ डिफरेंस इसमें यह रहता है कि हिस्टोग्राम में बेसिकली आप एक डेटा सेट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जबकि फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन में चूंकि ये भी हिस्टोग्राम का ही एक टाइप होता है, लेकिन इसमें मल्टीपल डेटा सेट्स को आप डिपिक्ट करके उसका कंपैरिजन आप अपने अनुसार कर सकते हैं। फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन जो होता है ये बेसिकली लाइन ग्राफ को यूज करता है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को प्रेजेंट करने के लिए। अभी जैसे मैंने आपको बताया फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में, तो यहाँ पर हम बार्स की जगह में इस्तेमाल करते हैं लाइन का। वास्तव में हम करते क्या है कि जितने भी बार्स होते हैं या जो बार इन द सेंस जो इंटरवल होते हैं उनके मिड पॉइंट को हम कंसीडर करते हैं, ट्रैक करते हैं और उन सारे एडजेसेंट मिड पॉइंट्स को हम एक दूसरे के साथ कनेक्ट कर देते हैं, तो हमारा फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन रेडी हो जाता है। मैं एग्जांपल से इसे बताने की कोशिश करता हूं। लेट सपोज दिस इज माय हिस्टोग्राम। इसी हिस्टोग्राम को यदि आपको फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन में कन्वर्ट करना है, सो व्हाट वी डू एक्चुअली कि ये जितने भी बिन्स होते हैं या जो बार होते हैं उसके हम मिड पॉइंट को क्या करते हैं, एक्चुअली ट्रैक करते हैं, और इसे ट्रैक करने के बाद विद द हेल्प ऑफ दिस लाइन, स्ट्रेट लाइन, हम एक दूसरे के साथ क्या करते हैं, कनेक्ट कर देते हैं। लेकिन फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन के साथ एक इंपॉर्टेंट बात ये रहती है कि ये जहां से भी स्टार्ट हो रहा है उसका जो प्रीवियस रेंज होता है
उसके मिड पॉइंट से हमें इसे कनेक्ट करना होता है टू कंप्लीट इट, टू क्लोज दिस यू कैन से शेप। एंड सिमिलरली इस बार के आगे जो नेक्स्ट इंटरवल होगा, लेट्स सपोज दिस इज 70, तो ये मेरा मिड पॉइंट है, तो अगेन मैं इसे कुछ इस तरह से कनेक्ट कर दूंगा। सो मैं इसे एक दूसरे कलर से आपको ड्रॉ करके दिखाता हूं तो एक ज्यादा बेटर पिक्चर मिलेगी। सो व्हाट आई डू, मैं फिर से इसे कनेक्ट करता हूं कुछ इस तरह से। चूंकि मैं हैंड से कर रहा हूं तो स्ट्रेट नहीं हो पा रहा है, तो आई एम सॉरी फॉर दैट, बट यू कैन अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। एंड सिमिलरली मैंने इसे कनेक्ट किया, इसे कनेक्ट किया, और फाइनली मैंने इस तरह से इसे कनेक्ट कर दिया। सो यू विल ऑब्जर्व दैट दिस इज कमिंग लाइक एम शेप। सो ये मेरा एक्चुअली क्या होता है, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन होता है, जो कहीं ना कहीं हमारे हिस्टोग्राम का ही अ काइंड ऑफ वर्जन होता है, और इसमें हम मल्टीपल डेटा सेट को आपस में कंपेयर कर सकते हैं। सो नाउ आई थिंक यू कैन अंडरस्टैंड कि जो डेटा सीरीज हमने रेडी की, हमने जितने भी इंटरवल या बार्स थे उनके मिड पॉइंट को ट्रैक किया, उनको आपस में ज्वाइन कर दिया विद द हेल्प ऑफ स्ट्रेट लाइन, और हमारा फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन रेडी हो जाता है। इट इज बेस्ट सुटेड टू डिस्प्ले क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। यहाँ पे क्वेश्चन आ रहा है कि क्यूमुलेटिव का मतलब क्या होता है, तो एक एग्जांपल से मैं उसे भी आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर एक टेबल में कुछ वैल्यूज ले लेता हूँ जो किसी स्टूडेंट के मार्क्स को डिस्प्ले कर रहा है, लाइक A, B, C, D एंड E। ये स्टूडेंट नेम है और इनके कुछ मार्क्स हैं लाइक 10, 12 से 8, देन 14 से देन 16। तो जब हम इसके क्यूमुलेटिव सम की बात करते हैं तो मैं क्या करूंगा, एक कॉलम अलग से इसमें ऐड करूंगा जहां पे मैं इन वैल्यूज को सम करते चले जाऊंगा। दिस विल बी 22, देन दिस विल बी 30, देन दिस विल बी 44, देन इट विल बी 60। एंड बेसिस ऑन दिस जब मैं चार्ट रेडी करूंगा या फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन रेडी करूंगा, दैट इज बेसिकली क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। और इस फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन को भी रेडी करने के लिए हम हिस्ट फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर हम एक आर्ग्यूमेंट का यूज करते हैं विच इज बेसिकली नोन एज हिस्ट टाइप, और उससे हम असाइन कर देते हैं एक वैल्यू स्टेप। तो जब आप हिस्ट टाइप को स्टेप कर देते हैं हमारे हिस्ट फंक्शन के अंदर में, तो हमारा फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन रेडी हो जाता है। इसे भी हम आगे चल के डिटेल में प्रैक्टिकली समझने की कोशिश करते हैं। सो दिस इज अबाउट द फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। नाउ द क्वेश्चन इज दैट किस तरीके से हम फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन को या फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनाने के लिए जो स्टेप्स होते हैं वो क्या होते हैं। सो एज यू कैन सी इन योर स्क्रीन, बेसिकली इसमें 5 स्टेप्स हमें फॉलो करने होते हैं, जिसमें पहला स्टेप ये होता है कि ऑब्वियसली जो हमारे पास अवेलेबल डेटा होते हैं उनकी बेसिस पे सबसे पहले हम एक हिस्टोग्राम रेडी करते हैं। बिकॉज ऑलरेडी हमने हिस्टोग्राम को किस तरीके से बनाना है इसे डिस्कस कर लिया है, इसलिए मैं यहाँ पर ये अज्यूम कर रहा हूँ कि हमारे पास एक अवेलेबल है हिस्टोग्राम जो हमने रेडी किया हुआ है कुछ इस तरीके से। सो इसके बाद में जो अगला स्टेप हमारा होता है कि जब हम हिस्टोग्राम रेडी कर लेते हैं उसके बाद में जितने भी हमारे बार्स होते हैं या जो बिन्स जिसे हम कहते हैं, उनके मिड पॉइंट को हम ट्रैक करते हैं, विच आर बेसिकली नोन एज व्हाट योर डेटा पॉइंट। तो इन डेटा पॉइंट्स को ट्रैक करने के बाद में अगला काम हमारा तीसरा स्टेप होता है, दैट इज हम इन सारे डेटा पॉइंट्स को स्ट्रेट लाइन के थ्रू आपस में कनेक्ट करते हैं। एंड आफ्टर दैट द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज दैट कि जो हमारा पहला मिड पॉइंट होता है उसे हमें इसके प्रीवियस इंटरवल का जो मिड पॉइंट होता है उसे मीट करना होता है, उसके साथ कनेक्ट करना होता है, सो दैट हम इस स्ट्रक्चर को या इस शेप को क्लोज कर पाते हैं। सो अगले स्टेप में हम क्या करते हैं, इसका जो प्रीवियस पॉइंट है प्रीवियस इंटरवल का, बिकॉज ये 0 था तो ऑब्वियसली इसका प्रीवियस इंटरवल माइनस में आएगा, तो जो सेम इंटरवल यहाँ होता है उतना ही लेके उसके मिड पॉइंट को हम यहाँ पे फाइंड आउट करते हैं और उसके साथ स्ट्रेट लाइन से इसे कनेक्ट करते हैं। एंड सेम इज द केस विद द ऑब्वियसली आवर एंड पॉइंट। तो जो नेक्स्ट हमारा इंटरवल होता है लास्ट बार के बाद में, उसके बीच का जो इंटरवल होता है उसके साथ हम इसे इस तरीके से कनेक्ट कर देते हैं। सो ओवरऑल दिस इज हाउ और दीज आर दी स्टेप्स टू क्रिएट फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। तो ये तो कुछ बातें हुई फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन से रिलेटेड। इसके बाद में अगला जो चार्ट हम डिस्कस करने वाले हैं विच इज बेसिकली द समरी चार्ट दैट इज कॉल्ड एज बॉक्स प्लॉट। चलिए उसे देखते हैं। वेल, जहां तक बॉक्स प्लॉट की बात है, बेसिकली इट इज अ स्टैंडर्डाइज्ड वे टू प्रेजेंट द डेटा बेस्ड ऑन 5 नंबर समरी which consist of minimum value, maximum value, in the sense maximum range value या minimum range value की मैं बात कर रहा हूँ, obviously upper quartile, lower quartile and the median। So box plot method का हम इस्तेमाल करते हैं बॉक्स प्लॉट बनाने के लिए। वेल, जहाँ तक बात है इस क्वार्टाइल की या अगर मैं बात करूँ इस मीडियन की, तो इसके बारे में इसके प्रीवियस सेशन में हमने डिटेल में इसका डिस्कशन किया हुआ है। आप चाहें तो इसके प्रीवियस वीडियो सेशंस को जाके देख सकते हैं, जो ऑब्वियसली आप मेरे चैनल पे यदि जाएं तो वहां पर एक प्लेलिस्ट बनी हुई है इन्फॉर्मेशन प्रैक्टिस क्लास 12 ट्यूटोरियल 2021-22,
वहां जाके इन सारे वीडियोस को देख सकते हैं। ऊपर आई बटन पे मैंने इस क्वार्टाइल से रिलेटेड जो वीडियो सेशन रेडी किया था उसका लिंक आपके साथ शेयर कर दिया है। तो यदि आपको जरा सा भी डाउट है क्वार्टाइल के बारे में तो ऊपर लिंक पे क्लिक करके आप इसे अंडरस्टैंड कर सकते हैं। सो हम बात कर रहे थे बॉक्स प्लॉट की। सो बॉक्स प्लॉट बेसिकली एक स्टैंडर्ड तरीका होता है जहां पर जो भी हमारे पास अवेलेबल डेटा होते हैं उन अवेलेबल डेटा को ग्राफिकली 5 डिफरेंट तरीकों से प्रेजेंट करना, उनकी समरी जनरेट करना, दैट इज बेसिकली कॉल्ड व्हाट बॉक्स प्लॉट। इस बॉक्स प्लॉट को एक्चुअली हम बॉक्स एंड विस्पर प्लॉट के नाम से भी जानते हैं, which actually tells us about how data is spread out। यदि मैं आपको इसे ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने की बात करूं तो एज आई सेड बॉक्स प्लॉट का मतलब बॉक्स एंड विस्पर प्लॉट। तो वेल इसमें क्या होता है, सबसे पहले तो हमारे पास मिड पॉइंट पे एक बॉक्स होता है जिसके दोनों तरफ हमारे पास कुछ इस तरह से एंड पॉइंट होते हैं जिसे हम एक्सट्रीम पॉइंट के नाम से जानते हैं। ये जो हमारा बॉक्स होता है दैट इज एक्चुअली कॉल्ड बॉक्स, और ये जो एक्सट्रीम पॉइंट के बीच जो हमने ये लाइन डिस्प्ले की हुई है दैट इज बेसिकली नोन एज व्हाट योर विस्पर। नाउ यहाँ पर ये जो पहला पॉइंट होता है जिसे हम एक्सट्रीम पॉइंट जनरली बोलते हैं, ये बेसिकली हमारे मिनिमम वैल्यू को प्रेजेंट करता है, और जो दूसरा हमारा एक्सट्रीम पॉइंट होता है ये बेसिकली हमारे मैक्सिमम लिमिट या मैक्सिमम वैल्यू को प्रेजेंट करता है। इसके अलावा हमारा ये जो बॉक्स होता है इसका ऑब्वियसली जो सेंटर पॉइंट होता है दैट इज बेसिकली कॉल्ड योर मीडियन, और इसका जो पहला ये एंड है दैट इज कॉल्ड इट्स क्वार्टर नंबर 1 और क्वार्टाइल नंबर 1, और ये जो सेकंड होता है दैट इज कॉल्ड क्वार्टाइल नंबर 3। व्हाई आई एम सेइंग दिस क्वार्टाइल 3 बिकॉज जो हमारा मीडियन होता है दैट इज एक्चुअली कंसीडर्ड एज व्हाट योर क्वार्टाइल नंबर 2। सो दिस इज लिटिल बिट अबाउट द बॉक्स प्लॉट कि किस तरह से इसका प्रेजेंटेशन होता है ग्राफिकली। चलिए इसे एग्जाम्पल से हम समझने की कोशिश करते हैं। लेट सपोज मेरे पास यहाँ पर कुछ अवेलेबल डेटा है, मैं कुछ इस तरीके से इन्हें कंसीडर कर लेता हूँ, लाइक 10, 20, 30, देन अगेन 20, देन से 40, इसके बाद फिर मैं 30 लेता हूँ और उसके बाद में मैं यहाँ पे कंसीडर करता हूँ 50। नाउ इन अवेलेबल डेटा की बेसिस पे मुझे बॉक्स प्लॉट अगर रेडी करना है, ऑब्वियसली इसके लिए मैं बॉक्स प्लॉट मेथड का इस्तेमाल करूंगा, वो तो हम अभी प्रैक्टिकली एग्जीक्यूट करके देखेंगे ही, बट कॉन्सेप्ट वाइज अगर इसे मैं कन्वर्ट करने की कोशिश करूं तो ऑब्वियसली हम क्या करते हैं, बिकॉज यहाँ पे मीडियन की भी बात हो रही, तो सबसे पहले हम इस पूरे डेटा को ऑब्वियसली असेंडिंग ऑर्डर में कुछ इस तरीके से अरेंज करते हैं लाइक दिस, एंड आफ्टर दैट सबसे पहले तो मैं यहाँ पर अपना एक बॉक्स रेडी करता हूँ। बॉक्स रेडी करने के बाद दोनों साइड में विस्पर क्रिएट करता हूँ और इसके एक्सट्रीम पॉइंट्स ले लेता हूँ, दिस विल बी माई मिनिमम। सो जब मैं इन डेटा को अरेंज करूंगा असेंडिंग ऑर्डर में, आफ्टर दैट यू विल सी दिस इज माई मिनिमम वैल्यू दैट इज माई 10, एंड इसके बाद जो मैक्सिमम वैल्यू होगी दिस विल बी माई 50, एंड इसके बाद जो इसका मिड वैल्यू होगा दैट इज मीडियन, सो यू विल सी दिस विल बी माई 30। सो मैं यहाँ पर मिड वैल्यू से फॉर एग्जाम्पल लेता हूँ, दिस विल बी माई 30। उसके बाद जो फर्स्ट क्वार्टर होगा, ऑब्वियसली वी नो दैट कि फर्स्ट क्वार्टर का मतलब ये है दिस इज माई सेकेंड क्वार्टर, तो ये जो मेरा पहला पार्ट है इस मीडियम वैल्यू के पहले, इसका जो मीडियम पार्ट होगा दिस विल बी माई फर्स्ट क्वार्टर, सो दिस विल बी माई 20, एंड इसी तरीके से आफ्टर दिस मीडियन वैल्यू जो सेकेंड क्वार्टर है इस या जो सेकेंड हाफ है, सॉरी मैंने यहाँ पे भी गलत बोला, दिस इज माई फर्स्ट हाफ जिसके मिड पॉइंट हमने लिया, दिस इज माई फर्स्ट क्वार्टर। तो जो सेकेंड हाफ है इसका जो मिड पॉइंट होगा, बिकॉज यहाँ पे ये दोनों वैल्यूज 30 हैं तो हम इसे पूरा ही इस तरीके से कंसीडर करेंगे सेकेंड हाफ, तो इसका जो ये वैल्यूज होगा इसका जो टोटल सम बाई 2 करेंगे, दिस विल बी माई 70 बाई 2 इक्वल टू 35। सो ये जो सेकेंड क्वार्टर आएगा दिस विल बी माई 35। सो इस तरीके से दिस विल बी माई Q1, दिस इज माई Q2, दिस इज माई Q3, एंड दिस इज माई मिन एंड दिस इज व्हाट माई मैक्स, और ये मेरा रेडी हो गया मेरा बॉक्स प्लॉट। सो दिस इज हाउ वी कैन अंडरस्टैंड किस तरह से बॉक्स प्लॉट के थ्रू हम हमारे अवेलेबल डेटा की समरी जनरेट करते हैं 5 डिफरेंट तरीकों से। तो यदि मैं इसे थोड़ा और सही तरीके से एक्स और वाई एक्सिस लेके प्रेजेंट करने की कोशिश करूं तो दिस विल बी समथिंग लाइक जैसे ये एक्स है, मैंने ये एक्स एक्सिस लिया, ये वाई एक्सिस लिया, यहाँ पर मैंने वैल्यूज ले ली, से फॉर एग्जांपल 10, देन 20, देन 30, देन 40 एंड 50। सो 50 का मतलब ये मैक्स लिमिट हो गया और 10 मेरी मिनिमम लिमिट हो गई। उसके बाद ये 20 का मतलब ये फर्स्ट क्वार्टर होगा, 30 मेरा जो होगा दैट इज माई मिड पॉइंट, एंड इसके बाद में तो 35 होगा, दिस विल बी तकरीबन यहाँ पे। तो अब अगर आप इसे प्रेजेंट करेंगे तो जिस तरीके से ये आपके स्क्रीन में दिखेगा चार्ट के फॉर्म में, ये मेरा सेकेंड क्वार्टर है, मीडियन वैल्यू है, दिस इज माई Q3, दिस इज माई Q1, ये मिनिमम हो गया, ये मैक्सिमम हो गया, ये मैं वैल्यू को भी यहाँ पे लिख देता हूँ लाइक दिस, और यहाँ पर ये पहला कैटेगरी होगा, दिस विल बी माई 1। सो ये हुआ हमारा बॉक्स प्लॉट बनाने का तरीका।
तो ओवरऑल अभी तक हमने देखा इस पूरे सेशन में कि किस तरह से डेटा विजुअलाइजेशन करने के लिए हम चार्ट्स का इस्तेमाल करते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ चार्ट्स क्या होते हैं, किस तरह से उनकी प्लॉटिंग होती है। अब हम बात करते हैं कि पाइथन में यदि इसका इस्तेमाल करना है तो ऑब्वियसली, या यूं कहें कि पाइथन में यदि इन सारे चार्ट्स को हमें रेडी करना है अवेलेबल डेटा की बेसिस पे, तो वो हम किस तरह से करते हैं। तो चलिए इसे अब समझते हैं। तो सबसे पहले यदि मुझे डेटा विजुअलाइज करना है अपने पाइथन पे, तो ऑब्वियसली सबसे पहले हमें जिस लाइब्रेरी की जरूरत पड़ती है दैट इज कॉल्ड योर मैटप्लॉटलिब। एंड इस मैटप्लॉटलिब के अंदर में हमारे पास एक इंटरफेस होता है दैट इज कॉल्ड पाईप्लॉट, जिसका यूज करते हुए हम डिफरेंट टाइप ऑफ चार्ट्स को यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, या डिफरेंट टाइप ऑफ चार्ट्स को यूज करते हुए हमारे डेटा को ऑब्वियसली ग्राफिकल या पिक्टोरियल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। नाउ द क्वेश्चन इज दैट इफ यू वांट टू यूज दिस मैटप्लॉटलिब, तो जाहिर सी बात है इसे आपको सबसे पहले अपने पाइथन में इंस्टॉल करना पड़ेगा। नाउ इंस्टॉल करने के लिए ऑब्वियसली वी नो दैट वी कैन यूज दिस पिप कमांड, जिसे कि आप डेफिनेटली अपने कमांड प्रॉम्प्ट पे जाके इस्तेमाल कर सकते हैं। सो द बेसिक तरीका इसका होता है दैट इज ऑब्वियसली लाइक वी राइट python-m, देन वी कैन राइट दिस पिप, एंड इसके बाद में जो भी हमारी लाइब्रेरी का नाम है दैट इज मैटप्लॉटलिब, इसे आप इस्तेमाल कर सकते हैं, या इसे आप लिखेंगे और उसके बाद जब आप एंटर प्रेस करते हैं तो ये लाइब्रेरी हमारे पाइथन पे इंस्टॉल हो जाती है। यदि आपको इसे डिटेल में समझना है कि किस तरह से किसी भी लाइब्रेरी को हम ऑब्वियसली अपने पाइथन मॉड्यूल में या पाइथन शेल के साथ इंटीग्रेट कर सकते हैं, या यूं कहें कि किसी लाइब्रेरी को हम अपने पाइथन के साथ जोड़ना चाहते हैं, उसे इंस्टॉल करना चाहते हैं, तो उसका पूरा प्रोसेस किस तरीके से होता है उसके लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो सेशन रेडी किया हुआ है। ऊपर आई बटन पे मैंने उसका लिंक आपके साथ शेयर कर दिया है। नाउ मैं एज्यूम ये कर रहा हूं कि हमने मैटप्लॉटलिब लाइब्रेरी को इंस्टॉल कर लिया है अपने पाइथन पे, या उसे इंक्लूड कर लिया है। आफ्टर दैट जब भी हमें चार्ट क्रिएट करना होता है तो ऑब्वियसली हम सबसे पहले इंपोर्ट करते हैं इस मैटप्लॉटलिब लाइब्रेरी को। सो वी कैन सिंपली राइट मैटप्लॉटलिब and then we call this pyplot interface by using this dot operator. So we write dot, इसके बाद में हम लिखते हैं pyplot, एंड आप चाहें तो इसका एक रेफरेंस नेम दे सकते हैं, या यूं कहें कि इसका एक ऑब्जेक्ट नेम हम डिस्प्ले कर सकते हैं। मैं इसे ले लेता हूं से फॉर एग्जांपल pl, एंड आफ्टर इंपोर्टिंग दिस pyplot as pl, हम इस pl की हेल्प से जो भी मेथड या जो भी चार्ट हमें रेडी करना है उसका जो कोरेस्पॉन्डिंग मेथड है उसे हम यहाँ पे कॉल करते हुए उसके अंदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ आर्ग्यूमेंट को पास करते हुए अपना चार्ट रेडी कर सकते हैं। तो चलिए अब हम बात करते हैं सबसे पहले किस तरीके से हम लाइन चार्ट रेडी करते हैं। सो जैसा मैंने पहले इस सेशन में आपके साथ जब डिस्कस किया था लाइन चार्ट को, तो मैंने आपको बताया कि हम जब भी लाइन चार्ट रेडी करना चाहते हैं उसके लिए जो मेथड हम इस्तेमाल करते हैं दैट इज योर प्लॉट मेथड। सो द बेसिक सिंटैक्स फॉर क्रिएटिंग लाइन चार्ट इज ऑब्वियसली pyplot ऑब्जेक्ट, देन उसके साथ डॉट लगाते हुए हम इस प्लॉट मेथड को कॉल करते हैं, और इसके अंदर जो आर्ग्यूमेंट्स हम मेनली लेते हैं वो बेसिकली दो होते हैं, एक x और y के लिए। यहाँ पर x का मतलब है कि कैटेगरी एक्सिस में जो वैल्यूज आपको लेनी है उसे हम यहाँ पे मेंशन करते हैं इस x में या फर्स्ट पोजीशन पे। देन y एक्सिस आई मीन वैल्यू एक्सिस में जिन वैल्यूज को आपको लेना है जिसकी बेसिस पे चार्ट हमें प्लॉट करना है उसे हम यहाँ सेकंड पोजीशन पे लेते हैं। तीसरा आर्गुमेंट या बाकी जितने भी आर्गुमेंट है दे आर ऑप्शनल, जिसे आप अपनी जरूरत के हिसाब से ले सकते हैं, बट मैंने इन सारे आर्गुमेंट्स को इसमें इंक्लूड कर दिया है ताकि हम समझ सकें कि इन सब का पर्पस क्या है। सबसे पहले यदि मैं बात करूं इस कलर की, तो ऑब्वियसली हम लाइन कलर की बात कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे लाइन चार्ट रेडी हो रहा है। एंड सिमिलरली इस जो भी लाइन हमने जो डेटा सीरीज के लिए इस्तेमाल की है उसकी थिकनेस यदि आपको ज्यादा या कम करनी है तो हम लाइन विड्थ का इस्तेमाल करते हैं। लाइन स्टाइल का मतलब होता है कि किस तरह की लाइन आप इस्तेमाल करना चाहते हैं अपने प्लॉट में। से फॉर एग्जांपल आप डैश लाइन ले सकते हैं, आप डॉटेड लाइन ले सकते हैं, या आप डैश डॉट वाली लाइन को भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या सॉलिड लाइन को भी ले सकते हैं। सिमिलरली मार्कअप का मतलब होता है कि जो डेटा पॉइंट्स हम मार्क करते हैं अपने प्लॉटिंग के दौरान, उन मार्कर का स्टाइल आप क्या चाहते हैं, क्या आप उसे प्लस से डिफाइन करना चाहते हैं, लेस देन से करना चाहते हैं, ग्रेटर देन से, ये कौन कौन से होते हैं मैं विद इन ए मिनट आपको एक्सप्लेन करता हूं। मार्कर साइज का मतलब जो प्लॉट हमने किए हैं मार्क्स या डेटा पॉइंट उसका साइज आप कम ज्यादा कर सकते हैं, और ऑब्वियसली उन डेटा पॉइंट्स या मार्कर का कलर भी आप सेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ मार्कर एच कलर। क्वेश्चन इज दैट
कि जब हम प्लॉटिंग करते हैं या जब चार्ट रेडी करते हैं तो उसमें किस तरह के कौन कौन से कलर होते हैं या कलर कोड होते हैं जो हम इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही साथ हम ये भी समझते हैं कि कौन कौन से मार्कर्स हम इस्तेमाल कर सकते हैं या कौन से सिंबल्स हम एज ए मार्कर यूज कर सकते हैं। सो राइट नाउ यू कैन सी मैंने यहाँ पे कुछ मार्कर टाइप मेंशन किए हुए हैं। लाइक यदि आप डॉट लें तो ये पॉइंटर मार्कर होता है, यदि आप कॉमा का इस्तेमाल करें तो ये पिक्सल के फॉर्म में आपको मार्कर को पॉइंट करता है। यदि आपको सर्कुलर मार्कर्स चाहिए तो उसके लिए हम ऑब्वियसली इस O सिंबल का यूज करते हैं। एंड सिमिलरली प्लस का मतलब प्लस मार्कर, एक्स का मतलब एक्स मार्कर, एंड सिमिलरली डायमंड शेप यदि आपको चाहिए तो उसके लिए हम कैपिटल D ले सकते हैं, स्मॉल d भी ले सकते हैं, स्क्वायर के लिए S होता है, एंड सो ऑन। एंड सिमिलरली कलर कोड भी आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। लाइक ब्लू के लिए या तो आप चाहें तो पूरा का पूरा कलर नेम दे सकते हैं, या आप चाहें तो शॉर्ट कोड में BGRM इस तरीके का कलर कोड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए लाइन चार्ट हम पाइथन शेल पे एक बार बना के देखते हैं। सो नाउ यू कैन सी दिस इज माई पाइथन स्क्रिप्ट मोड, और यहाँ पर ऑलरेडी मैंने इस पाईप्लॉट इंटरफेस को अपने कोड में इंपोर्ट कर लिया है। एंड चूंकि हम लाइन चार्ट रेडी करने जा रहे हैं तो इसके लिए मैंने कुछ लिस्ट ऑफ वैल्यूज पहले से ही यहाँ पे रेडी कर ली है। हम बेसिकली यहाँ पर L1, L2 और L3 का इस्तेमाल करेंगे लाइन चार्ट बनाने के दौरान। और यहाँ पर L1 को हम यूज करेंगे एज ए कैटेगरी एक्सिस वैल्यू, आई मीन एक्स एक्सिस में इसका इस्तेमाल करेंगे, और वाई एक्सिस में हम L2 और L3 की वैल्यूज को लेते हुए आई मीन इन दोनों की सीरीज को हम बनाएंगे लाइन चार्ट में। नाउ वी ऑल नो दैट कि जब भी हमें लाइन चार्ट रेडी करना होता है, फॉर दैट वी यूज दिस प्लॉट मेथड, और इस प्लॉट मेथड को इस्तेमाल करने के लिए हमें इसे एसोसिएट करना होगा हमारे पाईप्लॉट के ऑब्जेक्ट के साथ, दैट इज आर PT। इसके बाद में यहाँ एक्स एक्सिस में चूंकि मुझे L1 लेना है इसलिए मैं यहाँ पे L1 ले लूंगा। इसके बाद में मैं यहाँ पे इस्तेमाल करूंगा L2 का, जिसकी सीरीज हमें रेडी करनी है। एंड वंस कॉलिंग दिस प्लॉट मेथड, हम यहाँ पर अब कॉल करेंगे शो मेथड को, जो कि डिस्प्ले करेगा चार्ट को हमारे स्क्रीन पे डिस्प्ले करने में हमें हेल्प करता है। आफ्टर दिस यदि मैं इस कोड को रन करूं देन यू विल सी हमारा ये लाइन चार्ट यहाँ पे रेडी हो चुका है। और यदि आप इसकी वैल्यूज को यहाँ पे कंपेयर करने की कोशिश करें देन यू सी L1 में 2 में L2 की वैल्यू या जो सीरीज थी उसकी वैल्यू 12 है, एंड सिमिलरली 4 में इट इज 45। सो हमारा ये चार्ट प्रॉपरली यहाँ पे रेडी हो चुका है। अभी हमने जो चार्ट रेडी किया उसमें केवल एक ही सीरीज को हमने डिस्प्ले किया। यदि आप चाहते हैं कि मेरी जो लाइन चार्ट हम जब रेडी करें तो उसमें मल्टीपल डेटा सीरीज एक साथ आने चाहिए, से फॉर एग्जांपल जैसे मैंने यहाँ L2 को लिया, हम L3 को भी अपने लाइन चार्ट में प्लॉट करना चाहते हैं। इसके लिए हम लिखते हैं pt.plot, एंड इसके बाद में हम एक्स एक्सिस में जिस लिस्ट को या जिस वैल्यू या जिस सीक्वेंस को हमने लिया है उसे एज इट इज रखते हैं, और यहाँ पे हम ले लेंगे L3 को। एंड इसके बाद यदि आप इस कोड को एग्जीक्यूट करेंगे देन यू विल ऑब्जर्व कि अब हमारा ये जो लाइन चार्ट रेडी हो रहा है इसमें ये दोनों सीरीज यहाँ पे प्रॉपरली डिस्प्ले हो रही है। सो दिस इज हाउ वी कैन अंडरस्टैंड कि किस तरह से बेसिक तौर पे हम अपने लाइन चार्ट को रेडी कर सकते हैं। नाउ द क्वेश्चन इज दैट अभी हमने देखा कि हम अपने चार्ट या लाइन चार्ट को अपनी जरूरत के हिसाब से कस्टमाइज भी कर सकते हैं, इन द सेंस हमने जो लाइन डिस्प्ले की है उस लाइन का कलर, उस लाइन का टाइप या जो मार्कर है उसे यदि हम डिस्प्ले करना चाहते हैं तो वो सारे वर्क हम अपने इस प्लॉट मेथड के दौरान कर सकते हैं। सो नाउ सपोज दैट मुझे अपनी इस L2 सीरीज का जो कलर है आई वांट टू कीप इट से ग्रीन, सो मैं इसे डायरेक्ट चाहूँ तो ग्रीन लिख सकता हूँ, या इन शॉर्ट मैं इसे G लिख के भी अपना वर्क कंप्लीट कर सकता हूँ। सिमिलरली L3 के लिए मैं यहाँ पर इसका कलर सेट कर देता हूँ येलो, एंड इसके बाद यदि आप इस कोड को रन करते हैं देन यू विल सी हमारी डेटा सीरीज आई मीन ये जो लाइन है उनका कलर ग्रीन और येलो आपको दिखाई दे रहा होगा। तो इस तरीके से हम समझ सकते हैं कि कलर यदि आप चेंज करना चाहें तो उसे इस्तेमाल कर सकते हैं। सिमिलरली यदि आप चाहते हैं कि मेरा जो लाइन है उसका जो स्टाइल है आई मीन वो कंटिन्यूअस ना होते हुए डॉटेड डिस्प्ले करना है तो मैं लाइन स्टाइल यहाँ पे कॉल करूंगा आर्ग्यूमेंट, और उसके अंदर यहाँ पे मेंशन कर दूंगा डॉटेड, और इसी तरह से यहाँ पर आके मैं इसका जो लाइन स्टाइल है उसे मैं कर देता हूँ से फॉर एग्जाम्पल डैश्ड। एंड इसके बाद यदि आप इस कोड को एग्जीक्यूट करें देन यू विल सी कि हमारा जो लाइन स्टाइल है वो चेंज हो चुका है। और इसी तरह से आप चाहें तो इसकी थिकनेस भी इंक्रीज कर सकते हैं। से फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिखता हूँ लाइन विड्थ, इसकी मैं विड्थ मेंशन करता हूँ 4। इसी तरह से मैं चाहता हूँ कि मेरे जो सेकंड सीरीज है L3 वाली
उसमें मार्कर भी डिस्प्ले होने चाहिए। तो मैं यहाँ पर कहता हूँ मार्कर जो होगा दैट विल बी माई ट्रायंगल। सो मैंने यहाँ पे लेस देन सिंबल लिया और मैंने यहाँ पर इस मार्कर का साइज भी मेंशन कर दिया है। सो आई टेक इट टू 4 आल्सो। एंड इसके साथ में मैं इस मार्कर का कलर भी यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ। से फॉर एग्जांपल मार्कर एज कलर इक्वल टू मैं इसे रेड कर देता हूँ। एंड इसके बाद आप इस कोड को एग्जीक्यूट करें, देन यू सी यहाँ पर हमारे लाइन की थिकनेस भी चेंज हो चुकी है, हमारा मार्कर भी यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है जिसका आउटर कलर हमने रेड कर दिया है और इसका साइज हमने 4 किया तो ये 4 साइज में दिख रहा है। आप चाहें तो इसका साइज और इंक्रीज कर सकते हैं। बट ये तो बात हुई कि किस तरह से हम अपने लाइन चार्ट को कस्टमाइज कर सकते हैं। आफ्टर दिस मैं ये चाहता हूँ कि ये जो मेरा लाइन चार्ट है इसमें चार्ट टाइटल भी आना चाहिए, कैटेगरी एक्सिस का नाम भी आना चाहिए और ऑब्वियसली वैल्यू एक्सिस दैट मीन्स वाई एक्सिस का भी नाम आना चाहिए। तो चलिए इसे कैसे करते हैं वो भी हम समझने की कोशिश करते हैं। सो यहाँ पर मैं, यदि आप कैटेगरी एक्सिस या एक्स एक्सिस का नाम चेंज करना चाहते हैं तो उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं एक्स लेबल। और एक्स लेबल पे जाके मैं यहाँ पे इसे मेंशन कर देता हूँ, से फॉर एग्जांपल मंथ। एंड इसी तरह से मैं वाई का भी लेबलिंग कर देता हूँ विद द हेल्प ऑफ वाई लेबल। एंड इस दफा यदि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ से फॉर एग्जांपल सेल। एंड चार्ट का टाइटल यदि हमें देना है तो उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं टाइटल। एंड टाइटल पे जाके मैं लिख देता हूँ से फॉर एग्जांपल सेल रिपोर्ट। आप चाहें तो सिंगल कोटेशन मार्क भी ले सकते हैं या डबल कोटेशन भी ले सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब अगर आप इस कोड को यहाँ पे रन करके देखें देन यू विल सी हमारा यहाँ पर कैटेगरी एक्सिस का नाम दैट इज एक्स लेबल आ चुका है, वाई लेबल भी आ चुका है और हमारा चार्ट का टाइटल भी डिस्प्ले हो रहा है। सो ओवरऑल दिस इज हाउ वी कैन कस्टमाइज आवर चार्ट। इसके बाद में एक इंपॉर्टेंट बात ये आती है कि हम चाहते हैं कि ये जो टिक मार्क हैं ये भी हमारे अनुसार होने चाहिए। तो आप चाहें तो इसे भी चेंज कर सकते हैं और इसके लिए जिस मेथड का हम इस्तेमाल करते हैं दैट इज कॉल्ड pt.xticks। मैं यहाँ पर एक्स एक्सिस के लिए टिक मार्क चेंज कर रहा हूँ। यहाँ पर हमें मेंशन करना होगा हमारे सीक्वेंस को और जो वैल्यूज हमने यहाँ पर इस्तेमाल की हुई है उन्हीं वैल्यूज या उसका जो साइज है उसी के अकॉर्डिंग इसकी लेंथ होनी चाहिए। तो हम यहाँ पर जो सीक्वेंस पास करें, लेट सपोज अगर मैं इसे कर देता हूँ 1 2 3 एंड 4, इट शुड बी एक्चुअली एक्सटिक्स लाइक दिस। यहाँ पे ई नहीं होना चाहिए। इसके बाद यदि मैं इसे रन करूं, सो नाउ यू कैन सी इट इज शोइंग द वैल्यूज लाइक दिस 1 2 3 4। हालांकि ये हमने सही तरीके से इसका इस्तेमाल नहीं किया, बट यू कैन नोटिस कि किस तरह से हम टिक मार्क भी अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। लेट सपोज यदि मैं यहाँ पर एक्सटिक में से फॉर एग्जाम्पल मेंशन कर दूं कि मुझे L1 जो कि दोनों ही सीरीज के लिए हमने इस्तेमाल किया है L2 और L3 के लिए, यदि इसके बाद मैं इस कोड को रन करने की कोशिश करूं देन यू सी कि हमारा जो टिक मार्क है वो प्रॉपरली प्लेस हो चुका है। इसके प्रीवियस में जब हमने केवल यहाँ पर बिना L1 के एक्सटिक को मेंशन किया था तो हो क्या रहा था कि हमारी एक ही सीरीज के लिए वो 4 वैल्यूज को ले रहा था, लेकिन हमारा L1 इन दोनों ही सीरीज L2 और L3 के लिए इस्तेमाल हुआ है। इसलिए हमें यहाँ पे मेंशन करना होगा कि इस L1 की वैल्यू को या इसके टिक को आप चेंज कर दो 1 2 3 4 से। आप चाहें तो इसे कैरेक्टर से भी रिप्लेस कर सकते हैं। यदि मैं यहाँ पे ले लूँ A, B, C एंड D, देन यू कैन ऑल्सो नोटिस कि हमारा जो टिक मार्क है वो प्रॉपरली चेंज हो जाएगा इस कैरेक्टर्स के साथ में या इन कैरेक्टर्स के साथ में। सो नाउ यू कैन सी इस तरह से हमारे टिक मार्क अब चेंज हो चुके हैं। सो ओवरऑल दिस इज हाउ वी कैन अंडरस्टैंड किस तरीके से हम लाइन चार्ट रेडी कर सकते हैं पाई प्लॉट ऑब्वियसली इंटरफेस का इस्तेमाल करते हुए या प्लॉट मेथड का इस्तेमाल करते हुए, और किस तरह से अलग अलग तरीकों से हम उसे कस्टमाइज भी कर सकते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट चार्ट की, दैट इज योर बार चार्ट। सो नाउ इफ यू टॉक अबाउट द बार चार्ट, नाउ जब भी हमें बार चार्ट रेडी करना होता है इसके लिए जो मेथड हम इस्तेमाल करते हैं, एक होता है हमारे पास बार मेथड और दूसरा होता है जिसे हम जानते हैं बार एच के नाम से। बार मेथड का मतलब यदि आपको वर्टिकल बार्स के फॉर्म में ऑब्वियसली अपने चार्ट को रेडी करना है तब हम बार मेथड का इस्तेमाल करते हैं और इसे हम कॉलम चार्ट के नाम से भी जानते हैं। और बार एज जो होता है जिसमें जो हमारे बार्स होते हैं वो ऑब्वियसली हॉरिजॉन्टली डिस्प्ले होते हैं, इसे नॉर्मल तरीके से भी हम बार चार्ट ही कहते हैं। इसका जो बेसिक सिंटैक्स होता है दैट यू कैन सी हियर आई हैव रिटन पाई प्लॉट ऑब्जेक्ट, फिर डॉट लगा के हम बार मेथड कॉल करते हैं। जैसा हमने अभी लाइन चार्ट में देखा कि हमें एक्स एक्सिस में किन वैल्यूज को लेना है और वाई एक्सिस में किन वैल्यूज को लेना है, जिसकी बेसिस पे हमारा ये चार्ट रेडी होगा उसे हम मेंशन करते हैं।
इसके बाद में जो भी बार हमारे डिस्प्ले होते हैं हमारे चार्ट में, उसकी जो विड्थ है वो हम मेंशन करते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस विड्थ आर्ग्यूमेंट। आप चाहें तो यहाँ पर स्केलर वैल्यू भी ले सकते हैं या सीक्वेंस की वैल्यू को भी पास कर सकते हैं। स्केलर का मतलब ये है कि यदि आप विड्थ इक्वल टू से फॉर एग्जांपल 3 लिखते हैं तो जितने भी बार्स हमारे चार्ट में होंगे वो सेम विड्थ के हो जाएंगे। लेकिन अगर आप यहाँ पे एक सीक्वेंस पास करें लाइक 2, 3 एंड 1, तो पहला जो बार होगा वो उसकी विड्थ 2 पॉइंट्स की होगी, सेकंड की 3 पॉइंट की होगी, थर्ड की 1 पॉइंट की होगी। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है किस तरीके से आप विड्थ रखना चाहते हैं। और उसी तरह से हमारे बार का जो कलर आप देना चाहें दैट ऑल्सो यू कैन सेट, और ये भी एक स्केलर वैल्यू हो सकती है या सीक्वेंस हो सकता है लाइक आई जस्ट टॉक्ड अबाउट दिस विड्थ। तो चलिए इसे भी हम प्रैक्टिकली करके देखते हैं। बट उसके पहले एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जब हम कोई भी डेटा जिसकी बेसिस पे इस कॉलम चार्ट को रेडी करते हैं तो कोई ज़रूरी नहीं है कि जिन ऑर्डर में हमने डेटा लिया है उसी ऑर्डर में यहाँ पर बार भी आए। ये बार हो सकता है असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर के फॉर्म में यहाँ पर अरेंज होकर आपको डिस्प्ले हो। सेकंड, हमारा जो कलर का सिलेक्शन होता है, यदि आप मल्टीपल कलर पास करते हैं लाइक रेड, ग्रीन एंड ब्लू, तो ये रेड, ग्रीन और ब्लू नॉट अकॉर्डिंग टू दिस चार्ट असाइन किए जाते हैं, बल्कि जो वैल्यूज हमने ली होती हैं जिनकी बेसिस पे यह चार्ट रेडी हो रहा है उनका जो सीक्वेंस होता है उसके लिए ये असाइन किए जा सकते हैं, जिसकी बेसिस पे यहाँ पर ये चार्ट में बार्स आते हैं। चलिए इसे भी हम प्रैक्टिकली एग्जीक्यूट करके देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। सो अभी हमने देखा इस स्क्रिप्ट नोट पे हमने यहाँ पे लाइन चार्ट रेडी किया, तो मैं अब इन्हीं सेम डेटा के साथ में अपने कॉलम चार्ट को रेडी करता हूँ। सो इसे मैं यहाँ से हटा देता हूँ और यहाँ पे सबसे पहले हम लेते हैं pt.bar और इसके अंदर में मैं इस बार ले लेता हूँ L1 और फिर से मैं लेता हूँ L2 को। इसके बाद अगर आप इस कोड को एग्जीक्यूट करें देन यू विल सी, सो नाउ यू कैन सी इन योर स्क्रीन हमारा ये बार चार्ट रेडी हो चुका है, दैट इज बेसिकली वर्टिकल बार चार्ट। और यदि आप इनकी वैल्यूज को यहाँ पर देखें, L2 का जो फर्स्ट वैल्यू 12 है वो यहाँ पर इस तरीके से यहाँ पे 12 दिखा रहा है आपको। दिस इज योर 45, दिस इज 32 एंड दिस इज 8। तो ये हमारा कॉलम चार्ट प्रॉपरली यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। यदि हमें इस कॉलम चार्ट को कस्टमाइज करना है तो जैसा अभी हमने बताया कि आप चाहें तो इसकी विड्थ स्केलर वैल्यू भी दे सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे इसकी विड्थ से फॉर एग्जांपल ले लेता हूँ 3 एंड इसके बाद यदि इसे मैं रन करूँ तो आप देखेंगे ये आपस में ओवरलैप हो चुके हैं क्योंकि विड्थ काफी ज्यादा है। तो यदि मैं इसे चेंज करके इसे फॉर एग्जांपल करता हूँ 0.8 एंड इसके बाद यदि आप इसे एग्जीक्यूट करें तो ये तकरीबन जो प्रीवियस स्टेज थी उतना ही आपको डिस्प्ले हो रहा है। सो एक बार मैं फिर से इसको चेंज करता हूं और इसे मैं चेंज करके इस बार करता हूं 0.5 एंड देन इफ यू एग्जीक्यूट तो मे बी आप देखें कि इसमें डिफरेंस किस तरीके से आता है। सो दिस इज हाउ यू कैन अंडरस्टैंड कैसे हमने इसकी विड्थ को सेट की। अभी यहाँ पर हमने एक स्केलर वैल्यू का इस्तेमाल किया था, बट आप चाहें तो यहाँ पर सारे ही बार की साइज अलग अलग ले सकते हैं। लाइक मैं इसे 0.9 कर देता हूँ, इसके बाद में नेक्स्ट मैं ले लेता हूँ 1.2 और अगला जो है उसे मैं ले लेता हूँ से फॉर एग्जांपल 0.3 एंड इसके बाद यदि आप इसे एग्जीक्यूट करें सो नाउ आप देख सकते हैं हमारे सभी बार की जो विड्थ है वो अलग हो चुकी है। इसी तरह से आप चाहें तो इनका कलर भी सेट कर सकते हैं। सो अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ कलर इक्वल टू, मैं यहाँ पे कोड दे देता हूँ लाइक R, देन मैं देता हूँ G, देन मैं दे देता हूँ से फॉर एग्जांपल B एंड इसके बाद में मैं यहाँ पे दे देता हूँ Y। अब यदि आप इसे एग्जीक्यूट करें सो नाउ यू कैन नोटिस कि हमारे बार के कलर भी चेंज हो चुके हैं। तो ये तो बात हुई किस तरीके से हम हमारे कॉलम चार्ट को कस्टमाइज कर सकते हैं। इसके बाद में एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि मैं चाहता हूं कि मेरा जो कॉलम चार्ट है, अभी हमने सिर्फ एक ही सीरीज को लिया है, मैं चाहता हूं हमारे कॉलम चार्ट में मल्टीपल सीरीज हम डिस्प्ले कर सकें। तो इसके लिए सबसे पहले तो मैं इस विड्थ और कलर को यहां से फॉर द टाइम बिंग हटा देता हूं और जैसा हमने लाइन चार्ट में किया था, यदि मैं कुछ इस तरीके से ही इसे यहाँ पे लिखूं कि मैंने यहाँ पे L1 लिया और इस L3 को मैंने यहाँ पे ले लिया एंड इसके बाद में मैं यहाँ पे कलर भी ले लेता हूँ आइडेंटिफाई करने के लिए। सो मैंने जैसे यहाँ पे लिया कलर इक्वल टू R और यहाँ पे मैं ले लेता हूँ कलर इक्वल टू से फॉर एग्जांपल G। अब अगर मैं इसे एग्जीक्यूट करके देखूं तो ये चेक करते हैं क्या ये प्रॉपरली डिस्प्ले हो रहा है। सो नाउ यू विल सी कि हमारे यहाँ पे जो कॉलम के
जो बार्स हैं वो प्रॉपरली डिस्प्ले नहीं हो रहे हैं क्योंकि वो एक दूसरे के ऊपर स्टैक हो चुके हैं। सो इसका मतलब यदि हमें मल्टीपल सीरीज हमारे बार चार्ट में डिस्प्ले करनी है तो इस तरीके की बजाय हम क्या करते हैं, यहाँ पर सबसे पहले तो हम यहाँ पर एक अलग से एक numpy एरे ले लेते हैं या एक एरे ले लेते हैं जिसमें कि हम 0 से लेकर 4 या जितनी भी हमारी टोटल साइज ऑफ डेटा होती है उतनी वैल्यूज को हम यहाँ पे असाइन कर देते हैं हमारे इस एरे में। से फॉर एग्जांपल चूंकि हमने यहाँ पे 4 लिया तो इसे मैं np डॉट से अरेंज कर देता हूँ, तो इट शुड बी अरेंज। एंड चूंकि हमने numpy एरे लिया है तो इसे यहाँ पे कॉल भी करना होगा, सो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ एंड आफ्टर दिस इंस्टेड ऑफ दिस L1 मैं यहाँ पे मेंशन करूंगा इस x को, लेकिन मैं यहाँ पर ये भी बताऊंगा कि इनकी जो विड्थ है वो से फॉर एग्जांपल 0.5 है, तो दोनों की विड्थ को मैं यहाँ पर सेम कर देता हूँ देन 0.5, और मैं ये कहता हूँ कि जो पोजीशन होगी फर्स्ट टाइम तो ये 0 पोजीशन या ओरिजिनल जो है उस पे ही होगा, सो आई कैन राइट इट टू से 0.0। बट नेक्स्ट टाइम जो हमारे L3 का बार होगा वो जो पहला L1 L2 का जो बार था उसके नेक्स्ट जो उसकी विड्थ 0.5 है उसके नेक्स्ट में डिस्प्ले होनी चाहिए। सो मैं यहाँ पर इसे ऐड कर दूंगा 0.5 से, एंड इसके बाद जब आप इस कोड को रन करेंगे देन यू सी it will show you result in this particular way. So this is the correct way to display the multiple data series. बट चूंकि यहाँ पर आप नोटिस करेंगे कि जो हमारे बार चार्ट का या जो बार की साइज है वो काफी ज्यादा है, इसलिए वो एक दूसरे के साथ पूरी तरह से इंसर्ट हो गए हैं। तो यदि मैं इसका साइज से फॉर एग्जांपल 0.3 कर दूं और यहाँ पे इसे 0.3 कर दूं, इसके बाद यदि आप इसे एग्जीक्यूट करें तब आप देखेंगे अब हमारे कॉलम्स जो हैं वो प्रॉपरली हमारे बार जो हैं वो प्रॉपरली यहाँ पे डिस्प्ले हो रहे हैं। सो दिस इज हाउ वी कैन अंडरस्टैंड किस तरह से हम कॉलम चार्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके अलावा जैसे मैंने आपको बताया कि आप जो हमने लाइन चार्ट में प्रॉपर्टीज यूज की थी लाइक एक्स लेबल्स और वाई लेबल्स, उन सबको एज इट इज यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। आई थिंक मैंने ये स्पेलिंग यहाँ पे गलत कर दी है, इट शुड बी लेबल, और यहाँ पर भी इसे हमें लिखना होगा लेबल। सो नाउ दीज आर दी प्रॉपर्टीज जो मैंने इंक्लूड कर दी है अपने चार्ट में। एंड इसके बाद में यदि आप इसे एग्जीक्यूट करें देन यू विल सी कुछ इस तरह से रिजल्ट हमारे स्क्रीन पे है। यहाँ पर आप देखेंगे हमारे एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और चार्ट का टाइटल रेडी हो चुका है। तो ये तो बात हुई हमारे कॉलम चार्ट की, किस तरह से हम कॉलम चार्ट रेडी करते हैं। इसके बाद में अब हम बात करते हैं हमारे पाई चार्ट की। वेल, पाई चार्ट बेसिकली जब भी हम क्रिएट करते हैं तो इसके साथ सबसे इंपॉर्टेंट बात यह होती है कि इसमें हम केवल एक सिंगल डेटा सीरीज का ही इस्तेमाल कर सकते हैं, और बाय डिफॉल्ट जो पाई चार्ट होता है वो हमेशा ओवल शेप में डिस्प्ले होता है। और यदि आप इसे सर्कुलर फॉर्मेट में डिस्प्ले करना चाहते हैं तो इसके लिए हमें इस पाई मेथड जिसका इस्तेमाल हम पाई चार्ट रेडी करने के लिए करते हैं, उसके पहले हमें हमारे पाई प्लॉट ऑब्जेक्ट के साथ में एक्सिस में एक आर्ग्यूमेंट पास करना होता है जिसे हम जानते हैं इक्वल के नाम से। तो यदि आप इक्वल कर देते हैं तो हमारा पाई चार्ट सर्कुलर फॉर्मेट में आ जाता है, अदरवाइज ओवल शेप में तो हम डिस्प्ले करते ही हैं बाय डिफॉल्ट। तो ये दो बातें आपको हमेशा ध्यान रखनी है कि बाय डिफॉल्ट ओवल शेप होता है और सिंगल डेटा सीरीज ही हम इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। जहां तक इसके मेथड की बात है, इसके अंदर इस्तेमाल होने वाले आर्ग्यूमेंट की बात है, तो जैसे मैंने बोला कि केवल एक सिंगल डेटा सीरीज हम इस्तेमाल करते हैं, इसलिए सिर्फ एक ही लिस्ट या सीक्वेंस को या सीक्वेंस ऑफ वैल्यू को हम पास करेंगे। उसके बाद वो जितनी भी सीक्वेंसेस हैं, से फॉर एग्जांपल हमारा ये पाई चार्ट है, चूंकि वैल्यूज जो होती हैं वो स्लाइसेस में डिवाइडेड होती हैं इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज, तो जो लेबल्स होते हैं इन स्लाइस के जो लेबल आप देना चाहते हैं वो लेबल आर्ग्यूमेंट के साथ हम मेंशन करते हैं। ऑटोपिसिटी, क्या आप चाहते हैं कि जितनी भी स्लाइसेस हैं उनमें उनकी वैल्यूज या उनका परसेंटेज डिस्प्ले हो, तो उसके लिए हम ऑटोपिसिटी का इस्तेमाल करते हैं। सिमिलरली एक्सप्लोड मेथड का इस्तेमाल हम करते हैं किसी पर्टिकुलर स्लाइस को थोड़ा सा हम पुल आउट कर सके ओरिजिनल सर्कल से। से फॉर एग्जांपल ये मेरा सर्कल है, बाकी सारे हमारे एक साथ कुछ इस तरीके से कनेक्टेड रहेंगे। सो ये वर्क करने के लिए हम एक्सप्लोड का इस्तेमाल करते हैं। कलर, हमारे स्लाइसेस का कलर देने के लिए। शैडो, आप चाहते हैं कि इसके अराउंड हमारे सर्कल के या पाई चार्ट के शैडो आप देना चाहते हैं, तो उसके लिए हम शैडो आर्ग्यूमेंट का इस्तेमाल करते हैं।
नाउ सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर यह है कि ऑटो पीसीटी का हम इस्तेमाल कैसे करते हैं। तो इसका जो बेसिक तरीका है वो ये है, यदि मैं इसे वैल्यू के रूप में देना चाहूँ, जैसे यदि मैं लिखता हूँ ऑटो पीसीटी इक्वल टू इन्वर्टेड कॉमा में परसेंटेज, उसके बाद में यदि मैं लिखता हूँ 2.2 देन फ्लोट वैल्यू, देन उसके बाद परसेंटेज एंड 2 टाइम्स परसेंटेज। इसका मतलब जब यहाँ पे हर एक स्लाइस में वैल्यू डिस्प्ले होगी तो उसका जो पहला पार्ट होगा वो 2 डिजिट्स का होगा। अगर वो 2 डिजिट से ज्यादा है तो उसे भी लेगा, बट डेसिमल के बाद में केवल 2 वैल्यूज ही आएंगी, या 2 डिजिट्स को ही लेगा या 2 डेसिमल पॉइंट्स को ही लेगा। तो इट्स विल बी 03 लाइक दिस, चूंकि हमने फ्लोट लिया है। यदि आप यहाँ पे और ये परसेंटेज के फॉर्म में यहाँ पे डिस्प्ले होगा, हालांकि ये 222 तो कभी नहीं हो सकता परसेंटेज के केस में, बट जस्ट वांटेड टू टेल यू कि अगर डिजिट्स 2 से ज्यादा होंगे तो वो एज इट इज यहाँ पे डिस्प्ले हो जाते हैं। यदि आप परसेंटेज नहीं लेना चाहते हैं तो हम इस तरीके से लिखते हैं परसेंट 2.2 और उसके बाद में सिंगल परसेंट लगा के आप इसे क्लोज कर दीजिए। इसका मतलब यहाँ पर अब परसेंट की जगह जो इस स्लाइस की ओरिजिनल वैल्यू होगी वो आपकी इस स्लाइस के साथ डिस्प्ले हो जाती है। आइए इसे भी हम प्रैक्टिकली एग्जीक्यूट करके समझने की कोशिश करते हैं। सो दिस इज माई पाइथन स्क्रिप्ट मोड जो अभी हमने इस्तेमाल किया था कॉलम चार्ट के लिए। सो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ कि इस कोड को यहाँ से डिलीट करता हूँ और सीधे यहाँ पे कॉल करता हूँ सबसे पहले pt.py और इसमें मैं पास कर देता हूँ से फॉर एग्जाम्पल L3 को, एंड इसके बाद यदि आप इसे एग्जीक्यूट करें देन यू विल सी कुछ इस तरीके से हमारा यहाँ पे रिजल्ट डिस्प्ले हो रहा है। हालांकि यहाँ पर हमारे x एक्सिस और y एक्सिस का कोई सेंस नहीं बनता है, तो आप इसे यहाँ से रिमूव कर सकते हैं। नाउ द क्वेश्चन इज दैट कि मैं यहाँ पर इनकी वैल्यूज डिस्प्ले करना चाहता हूँ विद द हेल्प ऑफ ऑटो पीसीटी। सो इसके लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, लिखेंगे AUTO, देन आई टेक दिस PCT। अगर मैं यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा में जाके लिखता हूँ परसेंटेज परसेंटेज और इसके बीच में अगर मैं डालता हूँ 2.2 और अगर मैं F कर दूं देन यू सी एक्चुअली हमारा फॉर्मेट कंप्लीट नहीं है, मुझे इसे कंप्लीट करना होगा। सो मैं यहाँ पर 1% और इंक्लूड कर देता हूँ। इसके बाद यदि आप इसे एग्जीक्यूट करें तो अब आप देखेंगे कि यहाँ पर किस तरीके से हमारे परसेंटेज डिस्प्ले हो रहे हैं। हमारा डेसिमल के बाद में 2 डिजिट यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। यदि आप इसे 3 डिजिट करना चाहते हैं तो उसके लिए आप इसे 2.3 कर दीजिए, एंड उसके बाद यदि आप इसके डिफरेंस को ऑब्जर्व करने की कोशिश करें तो आप देखेंगे यहाँ पे 3 डिजिट में ये डेसिमल वैल्यू के साथ इस परसेंटेज को डिस्प्ले कर रहा है। सो दिस इज हाउ वी कैन अंडरस्टैंड दिस ऑटो पीसीटी। यदि आप यहाँ पे लिखते हैं एक्सप्लोड, वेल एक्सप्लोड मेथड जब आप इस्तेमाल करते हैं तो हमारी टोटल वैल्यूज यहाँ पे 4 हैं, तो हमें उसके अकॉर्डिंग इसकी सभी की विड्थ मेंशन करनी होगी। जैसे यदि मैं लिखता हूँ पहला 0.5 और बाकी सबको मैं 0 कर दूं, मतलब मैं केवल फर्स्ट स्लाइस को ही 0.5 से पुल आउट करना चाहता हूं, तो वो मैंने यहाँ पे 0.5 ले लिया है। इसके बाद में मैं रन करके देखता हूं। सो नाउ यू कैन सी ये जो पहली स्लाइस थी हमारी वो यहाँ से पुल आउट हो चुकी है। इसी तरीके से यदि आप चाहें तो अपने सीक्वेंस कलर ऑफ सीक्वेंस भी यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। तो मैं इसे ले लेता हूँ कलर, से फॉर एग्जाम्पल R, देन मैं लेता हूँ से G, देन उसके बाद में मैं यहाँ येलो ले लेता हूँ और उसके बाद यहाँ पे सियान ले लेता हूँ। इसके बाद यदि आप इसे एग्जीक्यूट करें देन यू विल नोटिस इट इज शोइंग अस एरर। आई थिंक मैंने यहाँ पे कलर लिखा है, इट शुड बी कलर्स। फिर से हम इसे रन करते हैं तो नाउ यू कैन सी कि अब हमारा ये पाई चार्ट प्रॉपरली एग्जीक्यूट हो रहा है और सारे स्लाइसेस के कलर हमारे अकॉर्डिंग चेंज हो चुके हैं। सो ओवरऑल दिस इज हाउ वी कैन अंडरस्टैंड कि किस तरह से हम पाई चार्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर X लेबल और Y लेबल देने की हमें जरूरत नहीं है क्योंकि उसका कोई यहाँ पे सेंस नहीं बनता है। तो ये तो बात हुई हमारे पाई चार्ट की। एक इम्पॉर्टेंट बात और ये है कि यदि हम इसमें लेबल इंक्लूड करना चाहते हैं, से फॉर एग्जांपल मैंने ये L3 लिया जिसकी 4 वैल्यूज थी, साथ ही साथ मैं यहाँ पे इनका लेबल मेंशन करना चाहता हूँ, मतलब इन वैल्यूज का नाम देना चाहता हूँ, तो उसके लिए हम यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं लेबल का। और आप चाहें तो इसे पहले भी डिफाइन कर सकते हैं, या जैसे मैंने यहाँ पे लेबल लिया X, दूसरा लेबल लिया मैंने Y, तीसरा लेबल लिया A और चौथा लेवल मैंने लिया से फॉर एग्जांपल B। आप इसमें कोई भी स्ट्रिंग पास कर सकते हैं। जस्ट टू सेव द टाइम मैं यहाँ पर सिंगल कैरेक्टर ले लेता हूँ, यहाँ पे मैं कॉमा प्लेस कर देता हूँ और इसके बाद यदि आप इसे रन करें, आई थिंक इट शुड बी लेबल्स, तो मैं इसे लेबल्स कर देता हूँ। अब अगर आप इसे रन करें
तो अब आप देख सकते हैं यहाँ पे जितनी भी हमारी स्लाइसेस हैं उनकी लेबलिंग भी हमने कर दी है। तो ये तो बात हुई किस तरीके से हम पाई चार्ट रेडी कर सकते हैं अपने पाइथन में। अब हम बात करते हैं हमारे अगले और इम्पोर्टेंट चार्ट की, दैट इज कॉल्ड योर हिस्टोग्राम। तो आइए उसे देखते हैं। सो नाउ इफ यू वांट टू क्रिएट दिस हिस्टोग्राम चार्ट, तो इसके लिए जो हम मेथड यूज करते हैं वी ऑल नो दैट इज हिस्ट मेथड। और इसके अंदर जो हम आर्ग्यूमेंट्स यूज करते हैं दे आर बेसिकली एक्स, बिन्स, क्यूमुलेटिव, हिस्ट टाइप एंड ओरिएंटेशन। यहाँ पर एक्स का मतलब है जिस डेटा सेट जिसका कि हमें फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन करना है या जिसकी बेसिस पे हमें हिस्टोग्राम चार्ट रेडी करना है, वो डेटा सेट हम लेते हैं। बिन्स का मतलब इंटरवल हम डिफाइन करते हैं, डेटा इंटरवल की हम बात करते हैं। क्यूमुलेटिव का मतलब ये है कि क्या आपको फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन करना है, तो इसके लिए हमें ट्रू करना होता है। और हिस्ट टाइप का मतलब ये है कि किस तरह से हिस्टोग्राम आप चाहते हैं। बाय डिफॉल्ट ये हमेशा बार होता है, आप चाहें तो बार स्टैक भी ले सकते हैं, स्टेप भी ले सकते हैं, स्टेप फिल्ड भी ले सकते हैं। और ओरिएंटेशन की जो बार्स हैं वो आप हॉरिजॉन्टली चाहते हैं या वर्टिकली चाहते हैं। तो आइए इसे भी प्रैक्टिकली अब हम एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं। सो नाउ एज यू कैन सी इन योर स्क्रीन, मैंने यहाँ पर जो प्रीवियस प्रोग्राम बनाया था उसे इरेज कर दिया है और यहाँ पर मैंने L4 जो लिस्ट है उसमें कुछ कॉमन वैल्यूज कुछ इस तरीके से 10 और 70 के बीच में ले ली है। नाउ इसकी बेसिस पे यदि हमें हिस्टोग्राम रेडी करना है तो जाहिर सी बात है सबसे पहले हम PT लेंगे। PT के बाद में हम यहाँ पे हिस्ट मेथड को कॉल करेंगे और इसके अंदर में मैं यहाँ पे पास कर देता हूँ L4। चूंकि हमें हिस्टोग्राम रेडी करना है जो कंटिन्यूअस डेटा को प्रेजेंट करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, तो हमें यहाँ पर बिन्स का इस्तेमाल करना होगा आर्ग्यूमेंट का और मेंशन करना होगा कि हमारा डेटा इंटरवल कितना है। दिस टाइम आई टेक इट टू से 10 एंड इसके बाद में यदि आप इसे एग्जीक्यूट करें तो आप देखेंगे हमारा हिस्टोग्राम कुछ इस तरीके से रेडी हो चुका है। नाउ यदि आप इनके बीच का इंटरवल को थोड़ा सा और कम कर दें तब आप देखेंगे कि हमारा जो रिजल्ट है कुछ और क्लोजली आप देख पाएंगे। सो दिस इज हाउ वी कैन अंडरस्टैंड किस तरीके से हम हिस्टोग्राम रेडी करते हैं। मैं इसे यहाँ पर 10 कर देता हूँ एंड इसके बाद में मैं यहाँ पर इस्तेमाल करता हूँ हिस्ट टाइप आर्ग्यूमेंट का और यहाँ पे मैं इसमें मेंशन कर देता हूँ स्टेप टाइप ऑफ बार हमें डिस्प्ले करना है। तो यदि अब आप इसे रन करें देन यू विल सी इट इज शोइंग यू हिस्टोग्राम इन दिस पर्टिकुलर मैनर। और आप चाहें तो इसे स्टेप फील्ड भी कर सकते हैं। सो मैं यदि आप इसे स्टेप फील्ड ले लेता हूं और उसके बाद यदि आप इसे एग्जीक्यूट करें सो इट विल डिस्प्ले यू चार्ट इन दिस पर्टिकुलर मैनर। सो ये बिल्कुल डिफॉल्ट ही हो गया। तो जैसा आप चाहें यहाँ पे हिस्ट टाइप में अपनी चॉइस को ले सकते हैं। और यदि आपको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन करना है सो इसके लिए मैं यहाँ पे क्यूमुलेटिव इक्वल टू इसे ट्रू कर देता हूँ एंड इसके बाद यदि आप इसे एग्जीक्यूट करेंगे देन यू विल सी हमारा जो हिस्टोग्राम होगा वो क्यूमुलेटिव सम बनाते हुए इस चार्ट में हमारी फ्रीक्वेंसी को डिस्ट्रीब्यूट कर देगा या जो भी वैल्यूज हैं उन्हें अरेंज कर देगा। तो ये तो बात हुई हमारे हिस्टोग्राम चार्ट की, किस तरीके से हम इसे रेडी करते हैं। इसी तरह से यदि हम चाहते हैं बॉक्स प्लॉट को डिस्प्ले करना तो उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं बॉक्स प्लॉट मेथड का। नाउ बॉक्स प्लॉट के बारे में अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा कि ये बेसिकली 5 नंबर समरी जनरेट के लिए हम यूज करते हैं, जिसमें मिनिमम, मैक्सिमम और 3 क्वार्टाइल्स की हम बात करते हैं। 3 क्वार्टाइल में एक हमारा मीडियन वैल्यू भी होता है। और इसके लिए जो मेथड हम यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं दैट इज योर बॉक्स प्लॉट। और जब आप बॉक्स प्लॉट मेथड यूज करते हैं तो इसके अंदर में सबसे इंपॉर्टेंट हमारे लिए जो आर्ग्यूमेंट होता है दैट इज ऑब्वियसली आवर डेटा सेट टू बी प्लॉटेड। एंड इसके अलावा हम चाहें तो इन सारे आर्ग्यूमेंट्स का भी इस्तेमाल हम कर सकते हैं विच आर बेसिकली ऑप्शनल। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने आर्ग्यूमेंट इस्तेमाल किया है नोच का। नोच आर्ग्यूमेंट बेसिकली यदि आप चाहते हैं कि जो हमारे बॉक्स प्लॉट का बॉक्स है वो रेक्टेंगुलर की जगह नोच्ड फॉर्म में डिस्प्ले हो तो उसके लिए हम नोच ऑप्शन को ट्रू कर सकते हैं। वर्टिकल आर्ग्यूमेंट का इस्तेमाल हम करते हैं यदि हम चाहते हैं कि हमारा जो बॉक्स प्लॉट हो या तो वो हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट में डिस्प्ले हो या वर्टिकल फॉर्मेट में डिस्प्ले हो। तो यदि आप इस वर्टिकल की वैल्यू को फॉल्स सेट कर देते हैं तो ये हॉरिजॉन्टली डिस्प्ले हो जाता है। शो मीन्स आर्ग्यूमेंट इज यूज टू डिस्प्ले द अरिथमेटिक मीन्स। यदि हमें यहाँ पर अरिथमेटिक मीन को डिस्प्ले करना हो उस सिचुएशन में हम शो मीन को ट्रू कर देते हैं।
Similarly, show box is used when you want to display this rectangular box or not. यदि आप इसे false कर देंगे तो ये डिस्प्ले नहीं होता है, तो by default it is always set to true. पैच आर्टिस्ट, यदि हम हमारे बॉक्स प्लॉट के बॉक्स को फिल करना चाहते हैं, उसके लिए हम इसे ट्रू कर सकते हैं। और लेबल्स का इस्तेमाल ज्यादातर हम तब करते हैं जब हमारे बॉक्स प्लॉट में हम मल्टीपल सीक्वेंसेस को या मल्टीपल डेटा सेट्स की बेसिस पे डेटा सेट को जब प्रिंट करते हैं, तो उनकी लेबलिंग करना, उनके लिए कैटेगरी नेम डिसाइड करना, उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं लेबल का। आइए इस बॉक्स प्लॉट को अब हम पाइथन शेल पे रेडी करते हैं और प्रैक्टिकली इसे समझने की कोशिश करते हैं। सो नाउ एज यू कैन सी इन योर स्क्रीन, अभी हमने हिस्टोग्राम के लिए सेम इसी स्क्रिप्ट का इस्तेमाल किया था। तो अब मैं यहाँ पर चूंकि बॉक्स प्लॉट की बात कर रहा हूँ, सो जैसा अभी हमने डिस्कस किया, इसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं बॉक्स प्लॉट का। तो सबसे पहले मैं इस बॉक्स प्लॉट को यहाँ पर ले लेता हूँ और इसके अंदर हम सिंपल एक डेटा सेट पास करते हैं। से फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे ले लेता हूँ L3, एंड इसके बाद यदि आप इसे रन करें, देन यू विल सी दिस इज हाउ इट इज शोइंग द बॉक्स प्लॉट। यहाँ पर आप देख सकते हैं, दिस इज योर मीन लाइन, दिस इज योर मिनिमम वैल्यू, दिस इज योर मैक्सिमम वैल्यू, दिस इज फर्स्ट क्वार्टर एंड दिस इज द सेकेंड क्वार्टर। और ये किस तरह से कैलकुलेट होता है ये ऑलरेडी अभी हमने देख लिया है, तो मैं वापस उसे फिर से दोबारा आपको नहीं बता रहा हूँ। हमारा पर्पज ये है कि हम किस तरह से बॉक्स प्लॉट क्रिएट करते हैं वो समझ सकें। इसके बाद में हम बात करते हैं कि यदि मैं चाहता हूँ कि मेरा जो बॉक्स प्लॉट है वो वर्टिकली डिस्प्ले ना हो के हॉरिजॉन्टली हो, सो आप यहाँ पे वर्टिकल की वैल्यू या इस आर्ग्यूमेंट की वैल्यू को आप फॉल्स कर सकते हैं। इसके बाद यदि आप इसे एग्जीक्यूट करें, देन यू विल सी दिस इज हाउ आवर बॉक्स प्लॉट इज बीइंग प्लॉटेड। तो ये तो बात हुई हमारे हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल सेटलमेंट की। इसी तरह से यदि आप यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं शो मीन्स का, इसका मतलब ये अरिथमेटिक मीन को डिस्प्ले कर देगा। मैं अगर इसे ट्रू कर दूं तो आप देखेंगे कि हमारा एक ट्रायंगुलर शेप में छोटा सा मीन लाइन, आई मीन मार्कर डिस्प्ले हो जाएगा एज ए अरिथमेटिक मीन इन दिस बॉक्स प्लॉट। सो यू कैन सी दिस ग्रीन मार्कर। सो ये बेसिकली अरिथमेटिक मीन को डिस्प्ले कर रहा है। एंड इसी तरह से हम इसे फील करना चाहते हैं, आई मीन हमारे बॉक्स को, तो वी कैन सिंपली टेक इट टू पैच्ड आर्टिस्ट और इसे हम सेट कर देते हैं ट्रू से। एंड इसके बाद यदि आप इसे एग्जीक्यूट करें, देन यू विल सी हमारा बॉक्स प्लॉट का जो बॉक्स है वो फिल हो चुका है। तो ये तो बात हुई हमारे फिलिंग की। एंड इसी तरह से यदि आप चाहते हैं कि हमारा बॉक्स रेक्टेंगुलर ना हो के नोच फॉर्म में आए, तो इसके लिए आप इसे सेट कर देते हैं ट्रू में। तो नाउ यू कैन सी दिस इज हाउ योर बॉक्स प्लॉट इज डिस्प्लेइंग। यहाँ पर ये हमारा नोज्ड बॉक्स प्लॉट हो चुका है। सो इसके बाद में एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जब आप बॉक्स प्लॉट में से फॉर एग्जांपल मल्टीपल सीक्वेंसेस को एक साथ प्रिंट करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम यहाँ पर इस्तेमाल करते हैं L2 का। मतलब आप उसे भी यहाँ पे कॉल्स कर सकते हैं, बट आपको मेक श्योर करना होगा कि ये दोनों को हमने एक लिस्ट के अंदर में प्रयोग किया है। एंड इसके बाद में मैं यहाँ से थोड़ी देर के लिए इस नोच को हटा देता हूँ। अब अगर आप इसे एग्जीक्यूट करें, सो नाउ यू कैन सी हमारे ये दोनों ही सीक्वेंसेस के या लिस्ट या डेटा सेट का बॉक्स प्लॉट यहाँ पे रेडी हो चुका है। एंड इसी तरह से यदि हम इसकी लेबलिंग करना चाहते हैं, तो इसके लिए हम यहाँ पर जिस आर्ग्यूमेंट का इस्तेमाल करते हैं दैट इज कॉल्ड योर लेबल्स, यहाँ पर भी मैं एक सीक्वेंस पास कर देता हूँ, से फॉर एग्जांपल A, एंड दूसरा मैं ले लेता हूँ B। एंड इसके बाद यदि आप फाइनली इसे एग्जीक्यूट करें, तो अब आप नोटिस करेंगे कि जो हमने लेबल यहाँ पे मेंशन किया था वो हमारे इन बॉक्स प्लॉट के साथ में उसके कोरिस्पॉन्डिंगली प्रॉपरली यहाँ पे डिस्प्ले हो पा रहा है। सो ओवरऑल दिस इज हाउ वी कैन अंडरस्टैंड कि किस तरह से हम बॉक्स प्लॉट की भी प्लॉटिंग कर सकते हैं हमारे पाइथन प्रोग्रामिंग में या डेटा विजुअलाइजेशन करने के लिए पाइथन में। सो ओवरऑल दिस इज हाउ वी अंडरस्टैंड किस तरीके से हम पाईप्लॉट इंटरफेस का इस्तेमाल करते हुए डिफरेंट टाइप ऑफ चार्ट्स को अपने पाइथन पे डेटा को एनालाइज करने के लिए क्रिएट कर सकते हैं, और किस तरह से इन सारे डिफरेंट चार्ट्स को हम जरूरत पड़ने पर कस्टमाइज भी कर सकते हैं या अपने अकॉर्डिंग उसे कस्टमाइज करके प्लॉट कर सकते हैं, डिस्प्ले कर सकते हैं। सो अभी तक इस पूरे सेशन के दौरान हमने देखा कि किस तरह से हम मैटप्लॉटलिब लाइब्रेरी का इस्तेमाल करते हुए उसमें जो अवेलेबल इंटरफेस पाईप्लॉट होता है को यूज करते हुए किस तरह से हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ चार्ट्स को रेडी कर सकते हैं या प्लॉटिंग हम कर सकते हैं हमारे अवेलेबल डेटा के लिए, टू विजुअलाइज देम, टू एनालाइज देम। बट इसमें एक इंपॉर्टेंट बात यह भी होती है कि जब हम इस यूनिट की बात करें, दैट इज बेसिकली डेटा हैंडलिंग एंड डेटा विजुअलाइजेशन,
तो डेटा हैंडलिंग के लिए लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा को मैनेज करने के लिए हम पैंडाज लाइब्रेरी का इस्तेमाल करते हैं। पैंडाज लाइब्रेरी का बोलने का मतलब ये है जहां पर हम ज्यादातर सीरीज ऑब्जेक्ट या डेटा फ्रेम ऑब्जेक्ट को लेके वर्क करते हैं। तो यदि हमारा लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा से फॉर एग्जांपल डेटा फ्रेम में मेंटेन हुआ है, सो ऐसी सिचुएशन में यदि मुझे हमारे अपने डेटा फ्रेम के लिए प्लॉटिंग करनी है, मैं बात कर रहा हूं पैंडाज लाइब्रेरी के थ्रू डायरेक्ट अगर प्लॉटिंग करनी है, तो वहां पर भी हमारे पास एक मेथड अवेलेबल होता है प्लॉट के नाम से, जो कि इस पैंडा लाइब्रेरी में अवेलेबल होता है। इन द सेंस हम अपने डेटा फ्रेम के लिए भी प्लॉटिंग कर सकते हैं यूजिंग दिस मेथड, और इसके लिए मुझे मैटप्लॉटलिब के प्लॉट मेथड को यूज करने की जरूरत नहीं पड़ती है। जहां तक बात है इस प्लॉट मेथड को इस्तेमाल करने की हमारे डेटा फ्रेम के ऑब्जेक्ट के साथ में, तो इसका जो बेसिक सिंटैक्स होता है, एज यू कैन सी इन योर स्क्रीन, फर्स्ट वी हैव टू टेक दिस डेटा फ्रेम ऑब्जेक्ट और उसके साथ हम इस प्लॉट मेथड को एसोसिएट करते हैं यूजिंग दिस डॉट ऑपरेटर। और इस प्लॉट मेथड को जब हम इस्तेमाल करते हैं तो इसके अंदर एक इंपॉर्टेंट आर्गुमेंट हमेशा हमको डिफाइन करना होता है या लेना होता है, दैट इज एक्चुअली नोन एज व्हाट योर काइंड। इस काइंड आर्गुमेंट की वैल्यूज हम या तो लाइन दे सकते हैं, बार दे सकते हैं, पाई दे सकते हैं या हिस्ट दे सकते हैं। और आपको ये क्लियरली समझ में आ रहा होगा कि इस काइंड का मतलब ये है कि इस प्लॉट मेथड के द्वारा किस टाइप ऑफ चार्ट को हम अपने डेटा फ्रेम के लिए रेडी करना चाहते हैं। से फॉर एग्जांपल यदि मैं यहाँ पे लिखता हूँ काइंड इक्वल टू लाइन, इसका मतलब इस डेटा फ्रेम के लिए जो चार्ट रेडी होगा दैट विल बी योर लाइन चार्ट। नाउ इन सभी चार्ट्स को जब आप इस्तेमाल करते हैं या बनाते हैं, तो जैसा कि हमने प्रीवियसली मैटप्लॉटलिब लाइब्रेरी में भी जब प्लॉट मेथड इस्तेमाल किया था, तो देखा कि जब आप लाइन चार्ट रेडी करते हैं तो उसके साथ हम उसका कलर, उसका मार्कर, उसके मार्कर का साइज, लाइन विड्थ और लाइन स्टाइल मेंशन कर सकते हैं। बिल्कुल उसी तरह से ये सारे आर्ग्यूमेंट्स हम अपने इस df.plot के साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसी तरह से यदि आप बार चार्ट का इस्तेमाल करते हैं, वहां पर भी हम कलर, लाइन विड्थ, लाइन स्टाइल आर्ग्यूमेंट का इस्तेमाल कर सकते हैं। जब हम बात करते हैं हिस्टोग्राम क्रिएट करने की हमारे अवेलेबल डेटा फ्रेम की बेसिस पे, तो यहाँ पर कुछ जो आर्ग्यूमेंट्स हमारे लिए नए हो सकते हैं वो होते हैं हमारे फील और हैच। फील तो हमें समझ में आ रहा होगा कि जो हमने हमारा हिस्टोग्राम रेडी किया उसके जो बार हैं उनको पूरे कलर के साथ फील करना है या नहीं करना है। यदि आप इसे फॉल्स कर देंगे तो ये विदाउट कलर फीलिंग आपको डिस्प्ले हो जाएंगे आपकी स्क्रीन में। हैच की जहां तक बात है तो हैच का बेसिकली मतलब होता है एक पैटर्न डिफाइन करना। लेट सपोज अगर मैं हैच में जाके यहाँ पर एक कैरेक्टर ले लेता हूँ एक्स, तो यदि आप इसे डिस्प्ले करें इस हैच को एक्स लेते हुए, तो आप देखेंगे इसके जितने भी बार हैं उसके अंदर में इस तरह से एक्स का एक पैटर्न बन जाएगा। तो पैटर्न डिफाइन करने के लिए हम हैच को यूज करते हैं। इसके अलावा लाइन विड्थ और लाइन कलर तो हम फैमिलियर हैं ही, हम चाहें तो इसमें एज कलर भी डिफाइन कर सकते हैं हमारे हिस्टोग्राम के बार्स के लिए, तो उसके लिए हम इस एज कलर आर्ग्यूमेंट का इस्तेमाल करते हैं। तो ये तो बात हुई कि अगर हम पैंडाज लाइब्रेरी में प्लॉट मेथड इस्तेमाल करना चाहें अपने डेटा फ्रेम के लिए तो किस तरीके से करते हैं। आइए इन तीनों चार्ट्स को एक बार हम अपने डेटा फ्रेम के लिए भी प्रैक्टिकली बना के देख लेते हैं अपने पाइथन शेल पे। सो नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल एज यू कैन सी इन योर स्क्रीन, मैंने अपना ये पाइथन शेल ओपन कर लिया है और आप देख सकते हैं यहाँ पे ऑलरेडी मैंने एक बेसिक कोड लिख लिया है। मैंने यहाँ पे पांडा लाइब्रेरी को इंपोर्ट किया है और मैटप्लॉटलिब लाइब्रेरी को भी इंपोर्ट कर लिया है। मैंने यहाँ पर एक डेटा फ्रेम रेडी किया है जिसमें मैंने एक डिक्शनरी ली है, जिसमें मैंने दो कीज ली हैं राम और रहीम के नाम से, जो बेसिकली हमारे डेटा फ्रेम के लिए एज ए कॉलम ट्रीट होंगे। ये एक्चुअली हमने ये अज्यूम किया है कि ये दो सेल्स पर्सन है जिनका 3 डेज का ये सेलिंग रिकॉर्ड है। नाउ इस डेटा फ्रेम को मैंने यहाँ पे प्रिंट किया है और प्रिंट करने के बाद मैंने इस डेटा फ्रेम के लिए लाइन चार्ट रेडी करने के लिए इस प्लॉट मेथड को कॉल किया, जहाँ पे मैंने लिखा है काइंड इक्वल टू लाइन। एंड वी ऑल नो दैट कि हम अपने चार्ट को कस्टमाइज कर सकते हैं, तो मैंने ऑलरेडी यहाँ पे एक्स लेबल, वाई लेबल और टाइटल मेंशन किया हुआ है। मैं फिलहाल इस लीजेंड को यहाँ से रिमूव कर देता हूँ ताकि हम इसे दोबारा समझा सकें। एक्स लेबल वी ऑल नो कैटेगरी एक्सिस या एक्स लेबल का नाम देना, वाई एक्सिस का नाम देने के लिए वाई लेबल, और टाइटल हमारे चार्ट टाइटल के लिए। तो ये मैंने पहले से यहाँ पे रेडी कर लिया। उसके बाद फाइनली चूंकि मुझे अपने प्लॉट को डिस्प्ले करना है, इसलिए हमारे लिए जरूरी हो जाता है कि हम पाई प्लॉट के पीटी ऑब्जेक्ट के द्वारा इस शो मेथड को कॉल करें। अगर हम इसे कॉल नहीं करेंगे तो हम अपने चार्ट को डिस्प्ले नहीं कर पाएंगे। तो चलिए इस कोड को एक बार हम रन करके देखते हैं। सो नाउ एज यू कैन सी इन योर स्क्रीन, हमारे ये अवेलेबल डेटा की बेसिस पे हमारा ये चार्ट लाइन चार्ट रेडी हो चुका है। आप देख सकते हैं हमारा चार्ट का टाइटल आ रहा है, दिस इज वाई एक्सिस टाइटल, दिस इज योर एक्स एक्सिस टाइटल, और इन लाइंस का एक डिफॉल्ट कलर है और ये एक लीजेंड है जो आपको डिस्प्ले कर रहा है कि ये राम की सीरीज है और ये राम की सीरीज है ब्लू वाली, और ऑरेंज कलर या येलो कलर इज ऑफ रहीम। सो चलिए अब हम इस लाइन चार्ट को थोड़ा मॉडिफाई करते हैं।
इन द सेंस कस्टमाइज करते हैं। इसके लिए मैं इस लीजेंड को दूसरी जगह प्लेस करता हूँ, इन लाइन के कलर को चेंज करता हूँ, इन लाइन के टाइप को चेंज करता हूँ। सो व्हाट आई डू हियर, मैं सबसे पहले यहाँ पे लिखता हूँ pt.legend एंड इस लीजेंड में हम एक आर्गुमेंट यूज करते हैं लोकेशन, जिसमें आप 4 वैल्यूज दे सकते हैं 4 कॉर्नर के लिए 1 2 3 4। तो यदि मैं इसे 4 ले लेता हूं, इसका मतलब ये बॉटम राइट कॉर्नर पे लीजेंड को डिस्प्ले करेगा। इसी तरह से जहां पे हमने काइंड लिया है, मैं चाहता हूं कि मेरी जो सीरीज है, चूंकि 2 सीरीज है इसलिए मैं 2 अलग अलग कलर यहां पे मेंशन कर देता हूं, रेड एंड ग्रीन। एंड इसके बाद में मैं चाहता हूं कि मेरी जो लाइन है उसकी विड्थ थोड़ी ज्यादा हो जाए, सो मैं इसकी एक वैल्यू 3 दे देता हूं और साथ ही साथ मैं यहां पर इसका लाइन स्टाइल मेंशन कर देता हूं। सो मैं यहां पर लाइन स्टाइल इक्वल टू ले लेता हूं से फॉर एग्जांपल डॉटेड। एंड इसके बाद यदि आप इसे रन करें, देन यू सी व्हाट हैपेंस। सो नाउ यू कैन सी जितनी भी प्रॉपर्टीज मैंने ली, आर्ग्यूमेंट मैंने लिया, ये मेरी डॉटेड लाइन्स आ रही हैं, इनका कलर चेंज हो चुका है। एंड यू कैन नोटिस हमारा लीजेंड राइट बॉटम कॉर्नर पे प्लेस हो चुका है और इसकी थिकनेस भी आप देख रहे होंगे ये चेंज हो रही है। सो ओवरऑल दिस इज हाउ वी कैन कस्टमाइज एंड क्रिएट लाइन चार्ट यूजिंग पांडा लाइब्रेरीज प्लॉट मेथड। तो चलिए अब इसके बाद में हम बात करते हैं कॉलम चार्ट की। नाउ कॉलम चार्ट बनाने के लिए हम क्या करते हैं, एक CSV फाइल को हम इंपोर्ट करते हैं हमारे डेटा फ्रेम में और उसकी बेसिस पे हम कॉलम चार्ट रेडी करते हैं। जहां तक बात है मेरे CSV फाइल की, तो यदि मैं अपने विंडो एक्सप्लोरर पे जाऊं तो यहाँ पे यदि आप C ड्राइव पे जाएं तो यहाँ पर मैंने EXP नाम का फोल्डर बनाया है, जिसके अंदर मैंने EXP नाम की CSV फाइल ली हुई है। मैं इसे आपको ओपन करके दिखा देता हूँ। यहाँ पर ये 2 वैल्यूज हैं, राम रहीम और उसके कोरेस्पॉन्डिंग वैल्यूज हैं। इसकी बेसिस पे अब हम अपना कॉलम चार्ट रेडी करते हैं। उसके लिए मैं पहले डेटा फ्रेम रेडी करता हूं। सो नाउ यू कैन सी इन योर स्क्रीन, मैंने यहाँ पर अपना डेटा फ्रेम बनाया है, जहां पर मैंने read_csv मेथड के थ्रू ऑब्वियसली मेरे इस exp.csv को इंपोर्ट कर लिया है। नाउ read_csv मेरे ऑब्वियसली पांडा लाइब्रेरी का एक मेथड है, इसलिए मैंने इस pd ऑब्जेक्ट जो कि इस लाइब्रेरी का ऑब्जेक्ट है उसको यहाँ पे एसोसिएट किया है इस read_csv के साथ में। Now after creating this data frame मैंने df.plot को कॉल किया, जहां पर इस बार चूंकि हम कॉलम चार्ट रेडी करने वाले हैं इसलिए मैंने यहाँ पे बार इसका वैल्यू ले लिया है। इसके बाद में मैंने यहाँ पर कलर R और G मेंशन कर दिया, जैसे अभी हमने लाइन चार्ट में किया। बाकी X लेबल, Y लेबल, टाइटल और लीजेंड को हमने एज इट इज रख दिया है। नाउ चलिए अब इस कोड को हम एक बार एग्जीक्यूट करते हैं। सो नाउ यू कैन नोटिस कि जिस तरीके से जो भी प्रॉपर्टीज मैंने दी थी उसकी बेसिस पे ये हमारा कॉलम चार्ट रेडी हो चुका है। यहाँ पर लीजेंड भी आप देख सकते हैं बॉटम राइट कॉर्नर पे आ रहा है। मैं चाहता हूँ इसे टॉप लेफ्ट कॉर्नर में डालने के लिए, तो मैं लीजेंड को यहाँ से रिमूव कर सकता हूँ। जो लीजेंड मेथड यूज किया है मैं उसे हटा देता हूँ, तो बाय डिफॉल्ट ये अपने आप यहाँ इस पोजीशन पे प्लेस हो जाएगा। और एक वर्क और हम करेंगे कि ये जो टिक मार्क 0 1 2 हैं, जो बेसिकली हमारे डेटा फ्रेम की इंडेक्स वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो इसकी जगह मैं चाहता हूँ यहाँ पे मंडे, ट्यूसडे एंड वेडनेसडे को डिस्प्ले करना। तो चलिए इसका कोड हम कैसे यूज करते हैं वो देखते हैं। सो मैं यहाँ पर इस्तेमाल करूंगा pt.x टिक्स का और इसके अंदर पे जाके मैं, चूंकि मेरे पास 3 वैल्यूज हैं, इसलिए मैं यहाँ पे ले लेता हूँ मंडे, ट्यूसडे एंड वेडनेसडे। और जैसे मैंने आपको बोला कि आप लीजेंड को यहाँ से रिमूव भी कर सकते हैं या लोकेशन को आप 1 दे सकते हैं, कि जो कि ऑलरेडी लीजेंड का डिफॉल्ट वैल्यू होता है। तो ये मैंने x6 दे दी है। अब इसे एक बार हम रन करके देखते हैं। सो नाउ यू कैन सी ये एरर शो कर रहा है। इस एरर को शो करने का रीजन ये है कि हमें इस x टिक्स में ये मेंशन करना होगा कि हम x एक्सिस में जो टिक्स हैं उसे डिस्प्ले करना चाहते हैं, जो कि बाय डिफॉल्ट df.index की वैल्यू को ले रहा है। सो मुझे यहाँ पे बोलना पड़ेगा कि आप df.index की वैल्यू को इन वैल्यूज से क्या कर दीजिए, रिप्लेस कर दीजिए। तो अब ये मेरा सिंटैक्स करेक्ट हो चुका है। अब यदि मैं इसे एग्जीक्यूट करूं, देन यू विल सी। सो नाउ यू कैन सी ये हमारा कॉलम चार्ट रेडी हो चुका है और हमने जो x टिक्स ली थी वो df की जो इंडेक्स वैल्यू है वो रिप्लेस हो गई है मंडे, ट्यूसडे और वेडनेसडे से, और हमारा रीजन भी अकॉर्डिंग टू लोकेशन इक्वल टू 1 टॉप राइट कॉर्नर में डिस्प्ले हो रहा है। तो ये तो बात हुई किस तरह से हम कॉलम चार्ट रेडी करते हैं। फाइनली अब हम पांडा लाइब्रेरी के प्लॉट मेथड को यूज करते हुए हिस्टोग्राम भी एक बार रेडी कर लेते हैं। सो नाउ एज यू कैन सी इन योर स्क्रीन, मैंने हिस्टोग्राम रेडी करने के लिए फिर से एक डिक्शनरी ली है, जिसमें मैंने 2 कॉलम्स लिए हैं हाइट और विड्थ के नाम से, विच इज बेसिकली की एक्चुअली, और जो डीएफ में जाके कॉलम बन जाएंगी। यहाँ पर मैंने इस डिक्शनरी की बेसिस पे डेटा फ्रेम रेडी कर लिया है, और इस डेटा फ्रेम के लिए जब मैं प्लॉट मेथड को कॉल कर रहा हूँ तो मैंने चूंकि हिस्टोग्राम रेडी करना है तो काइंड इक्वल टू हिस्ट कर दिया है,
और कलर मैंने बाय डिफॉल्ट जो प्रीवियस हमने चार्ट्स में देखा कॉलम एंड लाइन में, उसे ही यहाँ पे इस्तेमाल कर लिया है। बाकी सारी प्रॉपर्टीज मेथड्स एक्स लेबल, पाई लेबल, टाइटल, लीजेंड मैंने एज इट इज कर दिया है। दिस टाइम मैंने लीजेंड को, लोकेशन को फ्री कर दिया है। चलिए अब इसे एक बार हम एग्जीक्यूट करते हैं। सो नाउ यू कैन सी हमारा ये हिस्टोग्राम कुछ इस तरीके से यहाँ स्क्रीन में डिस्प्ले हो रहा है। हमारा लीजेंड बिकॉज ऑफ लोकेशन इक्वल टू 3 बॉटम लेफ्ट कॉर्नर में डिस्प्ले हो रहा है। तो अब बात आती है इस हिस्टोग्राम को कुछ और तरीके से कस्टमाइज करने की। सो व्हाट आई डू, हमने अभी देखा था कि हम अपने हिस्टोग्राम में फील ऑप्शन का इस्तेमाल करते हैं। यदि मैं इसे फॉल्स कर दूं तो ऑटोमेटिकली इसका कलर ब्लैक हो जाएगा क्योंकि हमने कोई कलर मेंशन नहीं किया। और इसके साथ में हम एक और आर्ग्यूमेंट यूज करते हैं हैच, जो कि एक पैटर्न को डिस्प्ले करता है। लेट सपोज अगर मैं इसे ओ कर दूं एंड इसके बाद में यदि आप इस हिस्टोग्राम को रन करें, इस प्रोग्राम को रन करें, देन यू विल सी हमारा हिस्टोग्राम कुछ इस तरीके से डिस्प्ले हो रहा है। सो दिस इज हाउ वी कैन अंडरस्टैंड किस तरीके से हमने हिस्टोग्राम रेडी किया। मैं इसमें एक बार आपको बिन्स की वैल्यू इंटरवल भी सेट करके दिखा देता हूं। लेट सपोज अगर मैं इसे 8 ले लूं और लोकेशन की वैल्यू को हम यहाँ पे या इस पूरे लीजेंड की पोजीशन को ही यहाँ से हटा देते हैं एंड इसके बाद में मैं इस हैच में जाके से फॉर एग्जांपल x कर देता हूं एंड इसके बाद यदि आप इसे रन करें देन यू सी व्हाट हैपेंस। सो नाउ यू कैन सी हियर कि हमारा ये जो हिस्टोग्राम है कुछ इस तरीके से डिस्प्ले हो रहा है। हमने हैच में x डाला था जिसकी वजह से हमारे बार्स का पैटर्न कुछ इस तरीके का आपको दिखाई दे रहा है। चूंकि हमने वैल्यू इंटरवल 8 लिया था तो ये बाय डिफॉल्ट 10 ही कंसीडर कर रहा है, तो उसमें डिफरेंसेस हम नहीं देख पा रहे हैं। प्लस लीजेंड की पोजीशन अब अपने डिफॉल्ट पोजीशन पे जा चुकी है। सो ओवरऑल दिस इज हाउ वी कैन अंडरस्टैंड किस तरीके से हम हिस्टोग्राम रेडी कर सकते हैं। सो ओवरऑल दिस इज हाउ वी कैन अंडरस्टैंड कि किस तरह से हम पांडा लाइब्रेरी के प्लॉट मेथड को इस्तेमाल करते हुए डिफरेंट टाइप ऑफ चार्ट्स को इंप्लीमेंट कर सकते हैं हमारे डेटा फ्रेम के लिए या डेटा फ्रेम बेस्ड वैल्यूज के लिए। आप चाहें तो मैटप्लॉटलिब का इस्तेमाल कर सकते हैं चार्ट्स बनाने के लिए। आप चाहें तो यदि आपने पांडा लाइब्रेरी का इस्तेमाल किया है तो उसके प्लॉट मेथड को भी इस्तेमाल करते हुए चार्ट रेडी कर सकते हैं। तो ये तो थे आज के हमारे इस वीडियो सेशन के सारे कॉन्सेप्ट जो कि बेस्ड थे डेटा विजुअलाइजेशन के ऊपर। आई एम टॉकिंग अबाउट प्लॉटिंग विद पाई प्लॉट का जो पूरा चैप्टर है उसमें हमने सारे ही कॉन्सेप्ट को इस सिंगल वीडियो में कवर किया है। नाउ बिफोर एंडिंग दिस वीडियो हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हैं, चलिए उसे भी हम डिस्कस करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यू कैन सी कुछ एमसीक्यूज हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं, उसे हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 इज आस्किंग दैट विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज यूज्ड टू डिस्प्ले प्लॉट। हम जानते हैं हम जब कोई भी प्लॉट मेथड कॉल करें, चाहे वो पांडा लाइब्रेरी का हो चाहे पाई प्लॉट इंटरफेस का हो, उसके बाद में हमेशा हम शो मेथड को कॉल करते हैं इन्हें डिस्प्ले करने के लिए। Question number 2 is asking that to compare two or more distribution on the same set of axes we can use। तो हम जानते हैं कि हिस्टोग्राम और फ्रीक्वेंसी पॉलीग्राम दोनों का पर्पस होता है डिस्ट्रीब्यूशन को डिस्प्ले करना, लेकिन जब आप टू डिफरेंट डेटा सेट को कंपेयर करने की बात करते हैं उसके लिए हम फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन को यूज करते हैं। स्कैटर चार्ट कैन बी क्रिएटेड यूजिंग प्लॉट मेथड, स्कैटर मेथड। तो हम इन दोनों का इस्तेमाल कर सकते हैं स्कैटर चार्ट रेडी करने के लिए। सो द करेक्ट आंसर विल बी माई बोथ। Next question is option 1 is asking that PyPlot is a Python library। No, PyPlot जो होता है एक बेसिकली इंटरफेस होता है जो कि मैटप्लॉटलिब नाम की लाइब्रेरी में अवेलेबल होता है। तो फर्स्ट आर्गुमेंट इज फॉल्स। सेकंड स्टेटमेंट इज सेइंग दैट मार्कर्स आर डेटा पॉइंट इन द ग्राफ, दैट इज करेक्ट बिकॉज जो मार्कर्स होते हैं वो डेटा पॉइंट ही होते हैं हमारे चार्ट में। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी, दैट इज 1 false 2 true। Question number 5 is asking that chart best suitable for comparing data is। तो डेटा कंपेयर करने के लिए बेस्ट चार्ट जो होता है दैट इज ऑलवेज योर बार चार्ट। लाइन चार्ट डेटा ट्रेंड को डिस्प्ले करने के लिए, डेटा पैटर्न को अंडरस्टैंड करने के लिए ज्यादा सुटेबल होता है। पाई चार्ट डेटा कॉन्ट्रीब्यूशन के लिए होता है। स्कैटर चार्ट डेटा के रिलेशंस को डिस्प्ले करने के लिए होता है। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। एंड क्वेश्चन नंबर 6 इज आस्किंग दैट चार्ट यूज्ड टू डिस्प्ले डेटा कोरिलेशन इज। वी ऑल नो दैट ऑब्वियसली आवर स्कैटर चार्ट जो अभी हमने देखा। तो ये तो थे आज के कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। कुछ हमने आपके लिए प्रैक्टिकल एक्सरसाइजेस भी रेडी किए हैं, उसे भी आप जरूर ट्राई करें। पहला तो थियोरेटिकल क्वेश्चन है व्हाट इज स्कैटर चार्ट एंड लाइन चार्ट, और स्कैटर चार्ट के बीच में क्या डिफरेंस होता है जो अभी हमने पहले भी डिस्कस किया। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन हिस्टोग्राम एंड बार चार्ट। इन दोनों क्वेश्चंस को आप जरूर ध्यान में रखें। प्रैक्टिकली हमने यहाँ पर एक प्रोग्राम डाला है कि क्रिएट ए नोज्ड बॉक्स प्लॉट, इट इज एक्चुअली बॉक्स प्लॉट फ्रॉम द फॉलोइंग सेट ऑफ डेटा। हमारे पास ये डेटा है, इसकी बेसिस पे आपको बॉक्स प्लॉट रेडी करना है जो कि नोज्ड होना चाहिए, तो इसे आप जरूर ट्राई करें।
क्वेश्चन नंबर 4 में हमने एक पाई चार्ट बनाने की बात की है, जो कि इस डेटा की बेसिस पे रेडी होगा, जहां पे हमने कुछ इलेक्शन पार्टी को लिया है और उसके कुछ विनर्स हैं, कैंडिडेट्स हैं, उनका हमको कंट्रीब्यूशन डिस्प्ले करना है, ओवरऑल इलेक्शन में कितना रहा। साथ ही साथ उसका एप्रोप्रिएट लेबल, मतलब ये जितनी भी स्लाइसेस हैं इनके लेबल प्लस परसेंटेज भी हमें डिस्प्ले करने हैं। एंड फाइनली क्वेश्चन नंबर 5 इज देयर, जहां पर कि हमें बार चार्ट रेडी करना है बेसिस ऑन दिस पर्टिकुलर टेबल, जहां पे हमने फ्रूट्स की सेलिंग्स डिफरेंट सिटीज में कितनी हुई है उसकी वैल्यूज को लिया हुआ है, कलेक्ट किया हुआ है। जब आप इस बार चार्ट को रेडी करेंगे तो आपको इंश्योर करना है कि इसके एक्स लेबल और वाई लेबल भी हो, साथ ही साथ जितनी भी बार्स हैं उनकी जो विड्थ है 0.6 होनी चाहिए। एंड मेक श्योर कि आपके बार चार्ट में टाइटल भी जरूर डिस्प्ले हो। साथ ही साथ ये पूरा वर्क करने के बाद इस पूरे के पूरे बार चार्ट को, जो कि वर्टिकली कॉलम्स को डिस्प्ले करता है, उसे आप हॉरिजॉन्टल बार चार्ट में कन्वर्ट कर देंगे। सो ओवरऑल दीज आर सम क्वेश्चंस विच यू शुड ट्राई फ्रॉम योर एंड, और आप अपने टेक्स्ट बुक के भी क्वेश्चंस को जरूर ट्राई करें टू गेट द बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस पर्टिकुलर चैप्टर एंड ऑल दीज कॉन्सेप्ट्स। सो नाउ आई होप कि आपको ये पूरा सेशन डेफिनेटली हेल्प करेगा, ऑब्वियसली इस चैप्टर को सही तरीके से समझने में, इसके सारे कॉन्सेप्ट्स को लर्न करने में, किस तरीके से हम चार्ट्स रेडी करते हैं एटसेट्रा को, एंड किस तरीके से हम चार्ट के डिफरेंट आर्ग्यूमेंट्स को यूज करके उन्हें कस्टमाइज कर सकते हैं। तो चलिए इसी उम्मीद के साथ आज के इस सेशन को यहीं पे एंड करते हैं। मिलते हैं नए सेशन में, नए कॉन्सेप्ट, नए चैप्टर, नए सॉल्यूशन के साथ में। टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग, कीप लर्निंग एंड डू कीप वॉचिंग माई चैनल, एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एज वेल। सो बाय बाय एंड डू टेक केयर।